Good morning. Yes. Okay. Yesterday we had start with the concept of primary markets. Primary markets, may I had given you a small homework, and what was that? You had to check out the prospectus of DMart. देखा क्या किसी ने? Yes, ma'am. Okay. Right. So DMart का prospectus मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, so that you get a fair enough idea. Okay, so this is the prospectus. I'm sure nothing is visible except the name. What is given? DMart. That is the brand actually, which everyone knows. But the name of the company is Avenue Supermarts Limited. That is the name of the company. So I hope you understand this, that the brand name could be different and the name of the company could be different. Like McDonald's. McDonald's is the brand name. Name of the company is Hardcastle Restaurants Private Limited. Oh. मैकडोनल्ड्स में जाने के बाद सिर्फ बर्गर खाया है, इनवॉइस के ऊपर देखा ही नहीं नाम क्या है. व्हाट इज द नेम? हार्ड कासल रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड. सिमिलरली डोमिनोज पिज्जा, दैट इज द ब्रांड नेम. व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपनी? दैट इज जुबिलिएंट फूडवर्क्स लिमिटेड. ओके, सो दैट इज हाउ वी गो अबाउट इट कि कंपनी का ये नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड एंड देयर ब्रांड नेम इज डीमार्ट. ओके, अब ये क्या बोल रहे देखो, प्रमोटर्स ऑफ आर कंपनी राधा किशन दमानी. ऐसे याद है कि हमने डे 1 बोला था आपको, राधा किशन दमानी एंड और 2-3 लोग हैं. कौन कौन है राधा किशन दमानी के साथ? गोपी किशन दमानी, श्रीकांत दमानी, किरण देवी दमानी, अरे बाप रे, ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट्स, डाडा, ये सब लोग. ओके, कोई ट्रस्ट भी है शायद. ये सभी लोग मेनली कौन है? मेनली कौन है ये? दीज आर द प्रमोटर्स ऑफ आवर कंपनी. अगर आपको याद है डे 1 की कंसेप्ट है ना अपनी प्रमोटर की. प्रमोटर कौन होता है? वन हु स्टार्ट्स द कंपनी, वन हु प्रमोट्स द कंपनी. अच्छा, स्टार्ट मतलब इसीलिए मैंने आपको याद है डे 1 बोला था. प्रमोटर मतलब टेक्निकली स्पीकिंग नॉट ओनली द वन हु इज स्टार्टिंग नाउ. कुड इट बी ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव जॉइंड इन टू ग्रो द बिजनेस एट अ गुड पेस? यस, इसीलिए जब हमने बोला था आई स्टार्ट अ कंपनी, आई एम द प्रमोटर, बट जरूरी नहीं कि आई विल ओनली बी द प्रमोटर टिल द एंड. ऐसे हो सकता है कि मे बी एकदम इन द इनिशियल फेज आई नीड बिग फंडिंग. ओके, एंड मैं बोलती हूँ कि यार आई एम राइट नाउ लोकेटेड ओनली इन पुणे, आई वांट टू गो पैन इंडिया बेस. सो आई अप्रोच यू ऑल एंड हम सब लेट अस से 40-50 लोग मिल के वी डिसाइड दैट लेट अस गो ऑन अ लार्जर स्केल. आप बोलते हो कि हमको भी प्रमोटर जैसा हमको एक स्टेटस चाहिए कंपनी में. So you all pump in a lot of money, I give you lot of funds, I give you lot of shares as well. Okay, so हम सब मिलके क्या कहलाए जा सकते हैं? We all could be the promoters of the company. Is this okay? So देखो कितने सारे promoters हैं. अब आगे उन्होंने क्या बोला है? We are giving a public issue of whatever number of equity shares. अब exactly कितने number of equity shares है बोला क्यों नहीं उन्होंने यहाँ पे? ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है. ओके, सो इफ यू रिमेंबर यस्टरडे वी हैड टॉक्ड अबाउट प्रोस्पेक्टस कंसेप्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस? सिंपल वर्ड्स में प्रोस्पेक्टस का मीनिंग क्या था? ऑफर डॉक्यूमेंट है. ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? इट इज अ डॉक्यूमेंट विच गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द इशूइंग कंपनी, कि कंपनी कौन है, कंपनी क्या करती है, इसके प्रमोटर्स कौन है, कितने शेयर्स देना चाह रही है, एट व्हाट प्राइस देना चाह रही है. एवरी डिटेल विल बी गिवन इन द प्रोस्पेक्टस. ओके, सो रेड हेरिंग. अच्छा, प्रोस्पेक्टस के अलग अलग टाइप्स होते हैं. प्रोस्पेक्टस क्या है एक बार फिर से? व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? इट्स एन ऑफर डॉक्यूमेंट. ऑफर डॉक्यूमेंट मतलब क्या है? अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी. ओके, ये डॉक्यूमेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं. इसमें से एक टाइप होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. इसमें मेनली क्या होता है बताती हूँ कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स तो डॉट ओके लिखा है, बट मेन पॉइंट फॉर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज एट अ प्राइस ऑफ रुपीज डॉट पर इक्विटी शेयर लिखा रहता है. सो एग्जैक्टली एट व्हाट प्राइस वी आर गोइंग टू इशू ये भी नहीं लिखा रहता है क्लियरली इन द प्रोस्पेक्टस. इज इट अ गेस वर्क? गेस वर्क नहीं होगा ना. सो दैट विल बी मैडनिंग इफ दे आर गिविंग अ गेस वर्क. वो बोले देखो हमारा फेस वैल्यू तो 10 है. कैन यू सी दिस? एट अ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 10 ईच. ओके, बट प्राइस क्या है इसके लिए? डॉट लिखा है. एंड इंक्लूडिंग अ शेयर प्रीमियम ऑफ अगेन रुपीज कितना लिखा है? डॉट. तो एग्जैक्ट इशू प्राइस नहीं बताया यार. एग्जैक्ट प्रीमियम का प्राइस कितना होगा ये नहीं बताया. क्यों? डिड दे से दैट वी आर गोइंग टू इशू? सो डू यू रिमेंबर इनका इशू प्राइस क्या था? मैंने आपको बहुत बार बोला
डीमार्ट का रफली अराउंड 300 was the issue price. But in the prospectus they are saying at a issue price of dot rupees. In the prospectus they are saying at a premium of dash rupees. ऐसे क्यों बोला गया है? So for that yesterday we had discussed a concept of price band. Price band concept याद है? What is price band? Tell me. A range of price which is offered to the investors. मतलब क्या होता है? डीमार्ट के प्रमोटर्स क्या बोलेंगे? वी आर ऑफरिंग द शेयर्स ऑफ डीमार्ट इन अ प्राइस बैंड ऑफ ₹290 to 300. हम प्राइस बैंड बता रहे, आप चूज करो कि यू वांट द स्टॉक एट व्हाट प्राइस. डू यू वांट इट एट 290? डू यू वांट इट एट 300? इन सिंपल वर्ड्स कहने से इट्स एज गुड एज बार्गेनिंग चल रहा है बिटवीन द गिविंग कंपनी, इशूइंग कंपनी एंड द इन्वेस्टर्स. यस. Okay, so it is something like this. You go to a shop and shopkeeper says, ये पेन बेचना है, I mean ये पेन आपको चाहिए, मैं बेच सकती हूँ. कितने में बेच सकती हूँ? इसका प्राइस है between 10 to 15. आपको इसका सही भाव क्या लगता है वो दे दो. It's something like that. Okay, so who is deciding the price? Is the seller deciding the price or is the buyer deciding the price? Buyer is deciding the price. Buyer gives a bid. Buyer bid डालता है. Okay, bid डालता है at a specific amount. Can you put a bid at 291? Just one thing, yes or no? Yes. Can you put a bid at 295? 300, 299.5. तो generally points में कोई bid नहीं करेगा. It will be in round figures. यहाँ तक भी okay? Yes. So अब आप ही बोलो, अगर हमको price decide करने का एक मौका दिया है, तो can they say that we are issuing the share at 300 or they will just offer a price range? They'll just offer a price range. इसी को हम बोलते हैं price band. एंड इसी को बोला जाता है लोअर बैंड, अपर बैंड. और एक वर्ड बोला जाता है, इसको बोला जाता है फ्लोर प्राइस एंड इसको बोला जाता है सीलिंग प्राइस. तो वर्ड इटसेल्फ सेज ना, फ्लोर प्राइस इज बेस प्राइस, सीलिंग प्राइस इज द टॉप मोस्ट प्राइस. इज दिस ओके? पक्का? अब आप ही बोलो फटाफट. तो प्रीमियम के लिए डॉट क्यों लिखा? एट अ प्रीमियम ऑफ डॉट रुपीज. वो चेंज होगा ना. अगर कंपनी की प्राइस 290 डिसाइड हो गई तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. फेस वैल्यू याद है? फेस वैल्यू वाज 10, तो प्रीमियम विल बी 280. अगर 300 प्राइस डिसाइड हो जाती है तो प्रीमियम विल बी 290. सो दैट इज व्हाई प्रीमियम इज आल्सो गिवन एज डॉट. ओके, सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज एन इन्वेस्टर मुझे खुद को चुनना है कि वुड आई लव टू बिड एट 290 और वुड आई लव टू बिड एट 300. अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा दैट कौन पागल होगा जो बोलेगा मेरे को ना 300 में चाहिए. ऐसे दिमाग में आ रहा है? गिवन अ चॉइस टू बिड एट 290, कौन पागल इंसान है ये कि जो 300 पे बिड कर रहा है? दैट्स मी. आई जनरली बिड all the IPOs at the top price, at the ceiling price. मैंने आज तक एक भी मुझे IPO याद नहीं कि मैंने फ्लोर प्राइस पे इसको बिड किया है. अब आप सोचते रहो क्यों? Tell us the reason. You want to know it? Yes. Again problem क्या बताती हूँ? Lack of knowledge. Many people feel that I will bid at 290. देखते बार्गेन करके देखते क्या होता है. But what happens is that there are many domestic institutional investors or could be foreign institutional investors who would do a proper valuation of the company as such. वो तो अपना valuation करेंगे. अच्छा, I will not do a valuation for investing 20 shares in DMart. वो तो 20 शेयर लेने ज़्यादा उससे ज़्यादा हैसियत भी नहीं है. अब मैं क्या करूँगी? For that will I appoint a valuer? Will I get a third party valuation done for DMart? मैं मेरा एक अंदाजा लगाती हूँ एंड आई बिड फॉर दैट. बट डोंट यू थिंक दीज बिग प्लेयर्स आर गोइंग टू डू सम काइंड ऑफ वैल्यूएशन फॉर डीमार्ट? किसी को तो पूछेंगे एक्सटर्नली, कोई वैल्यूअर अपॉइंट करके आपका क्या इसका राय है, व्हाट प्राइस वी शुड बिड, कुछ ना कुछ तो डिसाइड करेंगे. अच्छी कंपनी अगर है तो जनरली वैल्यू निकलेगी अपर एंड पे, अगर अच्छी कंपनी है तो. अब होता क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड. इफ दीज DIIs, FIIs bid for 300, can I say majority of the shares are being bid at the upper price, that is the ceiling price. Majority of the people are bidding at ceiling price.
पीपल लाइक मी, इफ आई बिड एट 290, क्या होगा बोलो? अगर मैंने 290 पे बिड किया, मुझे शेयर्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मुझे शेयर्स ही नहीं मिलेंगे. ओके, अब इसका और एक अमेजिंग एग्जांपल लेके बता रही हूँ. सो एकदम 100% फोकस. नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज द कंपनी डिसाइड कि 300 प्राइस फिक्स करना है या 290 प्राइस फिक्स करना है? एंड इफ यू अंडरस्टैंड दैट, देन यू विल अंडरस्टैंड माई कंसर्न एज टू व्हाई आई अप्लाई एट 300. पहले ये समझना पड़ेगा कि कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि 300 पे प्राइस करे, 295 पे करे या 290 पे करे. सो शैल वी टेक एन एग्जांपल फॉर दिस? एकदम 100% अटेंशन देना. आई एम गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल. अज्यूम दैट नंबर ऑफ बिड्स, बिड्स समझते हैं? एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ बिड्स रिसीव्ड, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड, एंड दिस इज द प्राइस. या प्राइस यहां पे लिखते हैं. I'll write the price here. Okay, so let us say 290 पे कितने bids मिले, 291 पे कितने मिले, 295 पे कितने मिले, 300 पे कितने मिले. Let's assume कि ये चार ही अमाउंट्स पे bids आए. टोटल नंबर ऑफ bids रिसीव्ड कितना है? 100. यहां तक ओके? Now let us take this कि कंपनी को ऐसे समझ में आता है that only 10 bids, okay, 10 नहीं कहते, 5 bids were received at 290. 5 bids were received at 290. 3 bids were received at 291. 82 bids were received at 295. And 10 bids were received at 300. हो गया टोटल? 100 टोटल हो गया. 5 bids were received at 90, 3 bids were received at 291, 82 bids were received at 295, and still 10 bids were received at 300. यहाँ तक ओके? What do you think? कंपनी शेयर प्राइस क्या डिसाइड करेगा? कंपनी शेयर प्राइस क्या डिसाइड करेगा? 295 या 300? 295. अरे लेकिन 10 लोग तो दे रहे हैं ना 300 पे. हाँ, हाईएस्ट है इसीलिए. अच्छा, ऐसे रूल है, हाईएस्ट है वो प्राइस देना पड़ता है. नहीं समझ, नहीं पता है. लॉजिक कुछ लगा सकते हो? आई वेट फॉर अ मिनट. कल हमने इसका एक लॉजिक कुछ तो डिस्कस किया था. 295 पे ले लो, बाकी पैसा वापस दे दो. किसको बाकी पैसा वापस दे दो? जो एक्स्ट्रा 5 रुपए पर है उनको वापस दे दो. ओके, सो अंडरस्टैंड. कल मैंने आपको बोला था आईपीओ के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना पड़ता? 90%. ये कुछ याद है? मिनिमम 90% हैज टू बी सब्सक्राइब्ड सो दैट द आईपीओ इज लीगलाइज्ड, इज फाइनलाइज्ड. ओके, अब इसने जो शायद मजाक में बोल दिया, बट दैट इज अ करेक्ट आंसर. इसमें होता ऐसे दैट जो कुछ भी प्राइस डिसाइड हो जाएगी बाय द कंपनी, इसके नीचे अगर किसी ने बिड किया है तो दैट पर्सन डज नॉट गेट द शेयर्स. एंड इसके अगर ऊपर किसी ने बिड किया है तो दैट पर्सन इज एंटाइटल टू गेट द रिफंड ऑफ एक्स्ट्रा अमाउंट पेड. ओके, ये मैं बता रही हूँ, ये लॉ बता रहा है. लॉ बता रहा है. एक बार फिर से, whatever is the decided price, let us take an example that 82 is the decided, 295 is the decided price. अब क्या होगा बोलो फटाफट? 290 वाले 5 बिड्स को क्या बोलेंगे हम? बाय, रिफंड ले लो पूरा. बोलो नहीं, रिफंड नहीं चाहिए, शेयर्स चाहिए. नहीं. अब वो क्या बोल रहे देखो, हम ना आपको 5 रुपए का डिफरेंस भरने के लिए रेडी है ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट इज दिस 290 वाला गाय सेइंग? ये 5 लोग जो है वो क्या बोल रहे हैं? आपने 295 डिसाइड किया है ना, we are ready to give the shortfall of 5 rupees. Law does not allow this. Law does not allow this. Law बोलता है कि आपने बिड डाला है ना 290 पे, कुछ सोच के डाला है ना, your bid is finalized. You are not allowed to pay additional amount. So what happens as a consequence? Tell me. ये 5 लोगों को शेयर मिलेगा ही नहीं. यहां तक ओके? 5 लोगों को शेयर मिलेगा ही नहीं. अब क्या होता है? 291 पे अगर प्राइस डिसाइड होता है
तो सॉरी 295 पे ही प्राइस डिसाइड हो गया. व्हाट अबाउट 291? इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा? इनको नहीं मिलेगा, इनको भी नहीं मिलेगा. कहने से अरे हम 4 रुपए का डिफरेंशियल अमाउंट पे कर रहे हैं, नहीं मिलेगा ही नहीं. अब व्हाट हैपेंस? 295 पे डिसाइड हो गया. सो टेल मी क्विकली, ये 82 तो बिड्स इनको मिल जाएगा कंफर्म अलॉटमेंट. व्हाट अबाउट दिस 300 इज अ क्वेश्चन नाउ, बिकॉज ये भी तो 90 नहीं, ये भी तो 82 ही है. 10 इज फॉर दिस वन. तो आपको क्या करना पड़ेगा? एवरी पर्सन को डिफरेंशियल कितना? 5 रुपीज रिफंड देना पड़ेगा. रिफंड अलाउ किया है? अलाउ किया है. कंपनी ने अगर नीचे वाला प्राइस डिसाइड किया है तो कंपनी हैज टू गिव अ रिफंड बैक टू दोज इन्वेस्टर्स हु हैव पेड मोर. बात समझ में आ रही है क्या? सो व्हाट विल बी द आईपीओ प्राइस फिक्स्ड एट? विल बी फिक्स्ड एट 295. अब थोड़ा ट्रिकी एग्जांपल हो सकता है, अगर कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आई डू द सेम फंडा बट एट डिफरेंट नंबर ऑफ बिड्स. नंबर ऑफ बिड्स चेंज करियो सिर्फ. लेट अस से यहां पे है 5. अच्छा यहां पे अपन लेते हैं 1 1 जस्ट एज एन एग्जांपल. 1 1 300 पे आए हैं 95 एंड यहां पे आए हैं कितना बैलेंस? 3. कुछ फर्क पड़ेगा? प्राइस क्या होगी बोलो? 300. एवरीवन अंडरस्टैंड्स दिस? कोई टेंशन नहीं है. वाई 300? टेल मी. अकेले नहीं 90% का कोटा फिलअप कर दिया तो कोई टेंशन नहीं है. अच्छा अगर ये मैं 98 का डिस्ट्रीब्यूशन, इफ आई डू समथिंग लाइक दिस 45 एंड 40 कितना आएगा ये? 43 ना? ना 53 होना चाहिए. 53 48 एंड 53 45 एंड 53 1 45 53 295 डिसाइड करो, 300 डिसाइड करो या कैंसिल हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल होने दो उसको. या व्हाट विल आई डू? फिक्स द प्राइस एट 295. अगर हमने 295 पे प्राइस डिसाइड किया तो क्या होता बोलो? ये लोगों को तो मिलेगा, ये लोगों को भी मिलेगा एंड इनको सिर्फ 5 रुपए का रिफंड देना पड़ेगा. दिस वन वॉज ट्रिकी. लोगों को क्या लगेगा? आम जनता क्या बोलेगा? 53 इज द हाईएस्ट ना, तो ऑब्वियसली कंपनी विल डिसाइड द प्राइस एट 300. उनको लगेगा क्योंकि ज्यादा बिड्स उधर आए. बट इज इट अबाउट गेटिंग मोर बिड्स और इज इट अबाउट फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ 90%? फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ 90%. इसीलिए कंपनी इस केस में विल डिसाइड द प्राइस एट 295. इज दिस ओके? केस पक्का समझ में आ गया? फॉर श्योर. अब लॉजिकली बताओ, मैं अगर ज्यादा छानपना करती हूँ एंड मैंने 290 पे बिड किया. अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो सबके दिमाग में ओरिजिनल क्वेश्चन था, कौन पागल रहेगा जो 290 पे अपना ऑफर डालेगा? अब मैं बोलूंगी वो पागल ही रहेगा जो 290 पे ऑफर डालेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? व्हाट इज द हार्म इन पुटिंग एट 300? हम कुछ भी नहीं है ना. अगर लोअर एंड पे अगर डिसाइड हो जाता है तो व्हाट विल हैपन? आई विल गेट अ रिफंड. सिंपल. But unfortunately, retail investors don't know about this calculation. They don't know about the 90% criteria. तो उनको क्या लगता है? सस्ते में देखते हैं. And they keep on. They ask me. There are so many students or so many colleagues of mine who ask me, तुमको कैसे मिलता है शेयर? हमको तो कभी नहीं मिला है. मैंने कहा तुम बार्गेनिंग पागल जैसे करते हो ना, तो नहीं मिलेगा. कंसेप्ट एकदम क्लियर है? यस. So what is the concept that is known as a fixed price issue? दो types of issues है, दो type of IPOs है. One is known as fixed price issue, one is known as a, कल क्या बोला था मैंने? Book building issue. Two types of IPOs. एक बार फिर से बोलो मेरे साथ. Two types of IPOs, fixed price issue and a book building issue. Fixed price issue में who decides the price? Company, seller. इशूअर डिसाइड्स ये प्राइस पे है, लेना है लो, नहीं लेना है बाय बाय.
बुक बिल्डिंग में क्या होता है, प्राइस बैंड इज गिवन एंड यू नो इन्वेस्टर्स को एक ऐसे ऐसे लगता है यार हमको पूछ के बता रहे प्राइस, ऐसा कुछ होता नहीं है वैसे, बट लगता तो एटलीस्ट अपने को. फाइनली हु इज द डिसाइडर, हु इज द गेम चेंजर? इज इट स्मॉल पीपल लाइक यू एंड मी, और द गेम चेंजर्स कुड बी दीज बिग इन्वेस्टर्स लाइक FI एंड DI. ये भी हो सकता है. बाय द वे मुझे रिफंड भी मिला है 2-3 केसेस में. लोअर बैंड पे मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन आए थे एंड आई हैव रिसीव्ड इवन रिफंड ऑल्सो. अच्छा और एक बात, मैम रिफंड देने में देर कर दी तो, रिफंड देने में देर कर दी तो इंटरेस्ट के साथ मिलता है. सेबी इज वेरी स्ट्रिक्ट, आपको पूरा पूरा विद रिफंड मिलेगा. इज दिस ओके? पक्का? कोई शक या सवाल? Shall we write this down? Yes. Write down the concept of price band. Price band. Price band का simple meaning क्या बोलो? It is a range. A range of price offered to the investors. It is a range of price offered to the investors for bidding for the IPO, for bidding for the IPO. अब फ्लोर प्राइस सीलिंग प्राइस लिखने के बजाय what we will do is just write down example price band for DMart. Example, price band for DMart dash कितना है? 290 to 300. 290 to 300. 290 फटाफट बोलो, क्या बोलेंगे इसको? फ्लोर प्राइस. एंड 300 को क्या बोलेंगे? सीलिंग प्राइस. फ्लोर प्राइस एंड सीलिंग प्राइस. इज दिस ओके? पक्का? उसके बाद एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी विल राइट डाउन अबाउट प्राइस डिटर्मिनेशन. प्राइस डिटर्मिनेशन, नेक्स्ट कंसेप्ट लिखना, प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर IPO. डैश क्राइटेरिया कौन सा फुलफिल करना पड़ता है बोलो? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया इज 90%. सो प्राइस डिटर्मिनेशन क्राइटेरिया के लिए डैश करके लिखना. इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90%. एग्जाम्पल अब क्या करेंगे आप? प्राइस एंड नंबर ऑफ बिड्स, 2 कॉलम्स. प्राइस, नंबर ऑफ बिड्स. राइट डाउन these prices. $290, $291, $295 and $300. अच्छा लिख लिया दोनों? 5, 3, 82 एंड 10. टोटल सब्सक्रिप्शंस, टोटल बिड्स 100. लिख लिया पूरा. टेल मी प्राइस कितने पे डिटरमाइन होगा? प्राइस विल बी डिटरमाइंड एट 295. क्यों 295? क्यों 295? 90% सब्सक्रिप्शन फुलफिल होना चाहिए. कहना से ये 82 तो हो जाएंगे प्लस 10 को मिल जाएंगे.
82 plus 10, that will be the criteria. What will you write in front of 5 and 3? Pay balance or reject? Reject. 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 And 10 के सामने क्या लिखेंगे आप? Refund of how much? Rupees 5 each. Refund of rupees 5 each. डन. वैसे ही और एक अच्छा एग्जांपल लिया था हमने. एंड विच वॉज दैट वन? चला गया क्या वो? नहीं दिख रहा है. ओके, व्हाट वाज द एग्जांपल सिमिलर टू? इट वाज समथिंग लाइक 1 1 एंड फिर हमने क्या बोला था? 40. ज्यादा इधर था ना, 45 एंड 53 था. 1 1 45 53. ये भी एक लिख लेते हैं बिकॉज ये पहला वाला तो सिंपल था. जस्ट राइट दिस डाउन. 1 1 45 53. दीज आर द bid price. Oh sorry, these are the bids, number of bids. Number of bids है ये. 1 1 45 53. वन 45 53. यहाँ पे सिंगल लाइन क्या लिखेंगे हम? In spite of the fact that maximum bids have been received at 300, in spite of the fact that maximum bids have been received at 300, comma, company will fix the price at what? 295. Why 295? To fulfill the criteria of 90%. समझ में आ गया पक्का? No doubt in this one? Yes. अब let us understand the bidding process also. अब आपको अभी तक you can imagine something like this कि आपको किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई करना है. If you want to apply for an IPO, तो ये आपको सबको प्रोस्पेक्टस फ्रीली डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाता है. सो अज्यूम दैट यू डाउनलोड दिस. अब आपने देखा अच्छा ऐसे अब ये लिस्टिंग होने वाला है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा स्टॉक जिसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये लिस्टिंग कहाँ पे होगा इसका? लिस्टिंग इज डन ऑन विच स्टॉक एक्सचेंजेस? BSE एंड NSE. तो एम आई हैप्पी? BSE NSE दोनों अच्छे स्टॉक एक्सचेंजेस लिस्टेड, अच्छे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस है. इफ इट इज गेटिंग लिस्टेड देयर, आई एम वेरी मच हैप्पी. अगर आपको पता है तो पुणे स्टॉक एक्सचेंज भी है. कुछ कंपनी है ही नहीं उसमें, नाम के लिए पुणे स्टॉक एक्सचेंज है. इट्स ऑलमोस्ट डिफंक्ट. डिफंक्ट समझते? नॉन फंक्शनल, ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल. 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस है या कई सारे सिटीज है जिनके खुद के स्टॉक एक्सचेंजेस है, जिनके खुद के बेंगलुरु स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज है, हैदराबाद स्टॉक एक्सचेंज है, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज है. प्रॉब्लम क्या है? कंपनीज बहुत कम लिस्टेड होती है उसमें, या फिर पुणे जैसे इसमें तो ऑलमोस्ट है ही नहीं अभी. ऑलमोस्ट क्लोज डाउन. ओके, अब आप ही बोलो, अगर आप कोई भी प्रोस्पेक्टस देख के उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले देखना बहुत जरूरी होगा दैट वेयर इज इट गेटिंग लिस्टेड. सो यू कैन इमेजिन लाइक दिस, आपने एकदम जोश में आके इन्वेस्ट किया, बाद में पता चला इट इज लिस्टिंग ऑन सम कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज. BSE पे है ही नहीं, NSE पे है ही नहीं. क्या ऐसे लिक्विडिटी इशू आ सकता है क्या? लिक्विडिटी इशू समझते हैं आप? यू वुड वांट टू सेल इट बट देयर इज नो बायर ओनली. आपने पहले इन्वेस्ट तो किया है, नाउ यू वांट टू सेल इट ऑफ बट देयर इज नो बायर. कुड दैट बी अ बिग प्रॉब्लम? सो ऑलवेज एंश्योर दैट जिस भी कंपनी के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका लिस्टिंग कहाँ पे हो रहा है? बोथ ऑन BSE एंड NSE. अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा BRLM, बुक रनर लीड मैनेजर्स. पहली बार कॉन्सेप्ट आ रही है. कल हमने बुक रनर का एक कंसेप्ट किया था. बुक रनर मतलब क्या है? वन हु रन्स द बुक, वन हु राइट्स द बुक. ओके, वही होता है मर्चेंट बैंकर. ओके, मर्चेंट बैंकर इज ओनली डूइंग द
रोल ऑफ अ BRLM, बुक रनर लीड मैनेजर. अब एक मिनट, जो लोग कल नहीं थे उनके लिए क्विक रिवीजन. मर्चेंट बैंकर कौन होता है? मर्चेंट बैंकर मतलब मैं वहां पे जाके मैंने सेविंग अकाउंट खोल दिया, वैसे वाला मर्चेंट बैंकर है क्या? नहीं, उनका लाइसेंस अलग होता है जनरली. अब अगर आप देखेंगे, व्हाट कैन यू सी हियर? कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड ये नाम है. एंड व्हाट इज इट सेइंग? इट्स कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. आ रहा है क्या बात समझ में? कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इनका ये अलग से उन्होंने कंपनी एस्टेब्लिश किया है. एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, दिस इज ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट बैंक. Edelweiss Financial Services Limited, that is also an investment bank. HDFC Bank Limited, investment banking group. Okay. SBI Capital Markets Limited, Motilal Oswal Advisors Private Limited, JM Financial Institution Securities Limited, INGA Capital Private Limited, whatever. ये सभी कौन है? ये सभी कौन है? मर्चेंट बैंकर्स है. How many merchant bankers to the issue? 8 merchant bankers for the issue. अगर आपको याद है, ये मर्चेंट बैंकर का काम क्या होता है? मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में मर्चेंट बैंकर्स मदद करते हैं एंड फंडिंग उठाने के लिए मर्चेंट बैंकर्स मदद करते हैं. इन सिंपल वर्ड्स, पीपल लाइक यू एंड मी, हमको मर्चेंट बैंकर्स की जरूरत पड़ती है क्या? एक बार फिर से, पीपल लाइक यू एंड मी, हमको मर्चेंट बैंकर्स की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं. But tomorrow if I start a business, if I need some private funding, if I need some big funding, whom can I approach? Merchant bankers. बात समझ में आ गई? अगर आपने पूछा मैम कौन है, एग्जाम्पल तो बताओ, 8 एग्जाम्पल्स आपके आंखों के सामने है. All these are merchant bankers. You can approach any one of them. Is this okay? पक्का क्लियर है? सो मर्चेंट बैंकर काम करता है ऑफ अ बुक रनर लीड मैनेजर. BRLM करता क्या है? सो लेट अस अंडरस्टैंड. बुक रनर लीड मैनेजर का काम यही है कि ये जो जितने प्राइसेस पे बिड्स हो रहे, ये बिड्स रिकॉर्ड तो करने पड़ेंगे ना किसी ने. सो यू कैन इमेजिन थ्योरेटिकली समथिंग लाइक दिस कि आई एम द BRLM, रोज बिड्स आ रहे एंड मैं मैन्युअली एंटर कर रही हूँ. 290 पे आज जितने बिड्स आए, 291 पे आज जितने बिड्स आए, 292 पे आज जितने बिड्स आए. थोड़ा सा बेसिक स्टाइल से समझ लेते हैं. आजकल कोई इसे हाथ से लिखते बैठेगा क्या? विल एवरीथिंग बी इलेक्ट्रॉनिकली डन? यस. बट BRLM बुक रनर लीड मैनेजर का कंसेप्ट कहां से आया? ही इज द वन हु इज रनिंग द बुक. रनिंग द बुक मतलब ही इज जस्ट मेकिंग द एंट्रीज, ही इज राइटिंग इन द बुक. आ रही बात समझ में? सो व्हाट डज ही डू? 290 पे इतने बिड्स आए, 295 पे इतने बिड्स आए, एंड ही इज द वन हु इज डिसाइडिंग. अच्छा 290 का क्राइटेरिया इधर फुलफिल हो रहा है. ओके क्लियर? सो BRLM का मेन काम क्या है बोलो? ही रन्स द बुक. ही रन्स द बुक मीन्स ही राइट्स द बुक. ओके, बुक रनर है एंड ये और क्या है? BRLM स्टैंड्स फॉर व्हाट? लीड मैनेजर. लीड मैनेजर के लिए मैंने आपको, अगर आप याद है तो कल बोला था, ही इज एज गुड एज अ सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर हुम? प्रमोटर्स. ओके, क्योंकि प्रमोटर्स को कितने ज्यादा काम करने पड़ते हैं IPO में, एंड वो थोड़ी तो हर बार हर एक बंदे से कोऑर्डिनेट करते बैठेंगे. प्रमोटर क्या बोलते हैं? हमारे लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है? BRLM, बुक रनर लीड मैनेजर. As good as the investment banker, you are the single point of contact for us. I am using these terms interchangeably. Synonyms जैसे BRLM and investment banker. प्रमोटर सिर्फ इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, एंड ये लोग होते हैं ना इन्वेस्टमेंट बैंकर BRLM, दीज आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद सो मेनी अदर पीपल. कौन सो मेनी अदर पीपल? और कोई होता है क्या बुक रनर लीड मैनेजर के अलावा? बिल्कुल होता है. अब जैसे आपको यहाँ पे कई सारे और टर्म्स मिलेंगे, लाइक फर्स्ट पेज पे नहीं है क्या? RTA, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट. आई जस्ट सर्च फॉर. कौन से पेज पे है? Okay, we are just on the third page of the prospectus. Okay, third page of prospectus पे आपको मिलेगा, देखो,
RTA, RTA क्या है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। RTA क्या है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। अब आपको लगेगा ये इतना डेप्थ में हमको क्यों बता रहे हैं? एज इंडिविजुअल्स हमको RTA से क्या लेना देना है? बहुत ज्यादा लेना देना होता है। हाउ? वाई? अंडरस्टैंड। रजिस्ट्रार है ये, मतलब इनके पास ये पूरा मेंटेन्ड है, ऑल डेटा इज मेंटेन्ड, एंड दीज आर हुम? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। ट्रांसफर एजेंट क्या करता है ये? बेसिकली दीज आर द वंस हु आर गोइंग टू ट्रांसफर द डीमटेरियलाइज्ड शेयर्स फ्रॉम द कंपनीज डीमैट अकाउंट टू आवर डीमैट अकाउंट। एक बार फिर से, the moment I buy shares in an IPO, everyone understand ना? The moment I buy shares in an IPO, effectively क्या होगा? मैं तो पैसा दे रही हूँ एंड मुझे शेयर्स आएंगे, सिंपल। T+2 यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। पैसा बहुत पहले जाता है, शेयर्स थोड़े से बाद में आते हैं। द टाइम इज गेटिंग रिड्यूस्ड फॉर श्योर, बट इट्स नॉट T+2 एज ऑफ नाउ इन IPO। ओके, ध्यान से सुनो क्या होता है। देखो, मैंने पैसे भरे, किसके डीमैट अकाउंट से किसके डीमैट अकाउंट में आने वाला है? कंपनी के डीमैट अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में आने वाला है। हु इज गोइंग टू डू दिस? अच्छा, ओरिजिनली अपने सेकेंडरी मार्केट में कौन करता है ये? सेकेंडरी मार्केट में कौन करता है ये? ब्रोकर करता है, NSDL करता है। ट्रांसफरिंग में कौन मदद करता है? इधर से इधर ब्रोकर। क्लियरिंग हाउस, याद है क्या? बताया था मैंने, बैंक्स का जैसा अपना एक क्लियरिंग हाउस होता है, वैसे ब्रोकिंग सिस्टम में भी क्लियरिंग हाउस होता है, बट दैट इज फॉर विच? दैट इज फॉर सेकेंडरी मार्केट, नॉट प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में हु इज गोइंग टू ट्रांसफर द शेयर्स? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स आर द वंस हु आर गोइंग टू ट्रांसफर द शेयर्स। अब आप बोलेंगे मुझे क्या करना है, मेरे अकाउंट में कौन ट्रांसफर कर रहा है? मिले तो मिले, अच्छी बात है, मिलने से मतलब है। आई टेल यू, मेरे साथ हुआ है ये। आई हैड अप्लाइड फॉर वन ऑफ द IPOs, अकाउंट से तो पैसे चले गए, फ्रॉम माई सेविंग बैंक अकाउंट मनी वॉज डिडक्टेड, बट आई डिड नॉट रिसीव शेयर्स ओनली। मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया? पैसे तो मैंने दिए, आई डिड नॉट गेट द शेयर्स। आई कॉल्ड अप माई ब्रोकर, कहा पैसे गए, शेयर्स नहीं है। ब्रोकर सेड वी आर नॉट द राइट पर्सन टू कॉल बिकॉज वी डोंट ट्रांसफर द शेयर्स। मैं बोला कौन करता है फिर? दैट वाज द टाइम आई केम टू नो, अच्छा RTA नाम का कंसेप्ट है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। मैंने कहा किधर मिलेगा इनका नंबर? तो दे सेड एवरीथिंग इज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस। तो अगर आपने ऐसे कुछ नाम सुने क्या? लिंक्डइन टाइम वगैरह नाम सुना आपने? लिंक्डइन टाइम? नो। सो दैट इज वन ऑफ द, दैट्स ओके, दैट्स वन ऑफ द रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। ओके, सो अगर आपको चाहिए तो लेट अस गूगल आउट। अच्छा, टिल देन आई एम सर्चिंग, राइट डाउन नेक्स्ट टर्म, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। मिला क्या तुमको? मुझे नहीं दिख रहा था, इसीलिए मैंने कहा इधर सर्च कर लेते। किधर, कौन से पेज में? लिंक्डइन टाइम का? हाँ, अच्छा, मर्चेंट बैंक के वहां पे ही था क्या? मुझे नहीं दिखा, इसलिए आई थॉट लेट मी। मुझे क्या नहीं दिख रहा है? हाँ 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 हाँ, यस, दैट इज द रजिस्ट्रार टू द इशू एंड रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, वही होता है। ओके, सो अगर, अच्छा, वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे सब कुछ डिटेल्स मिलेंगे आपको। सी, यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी आपको अवेलेबल हो जाता है, एंड आई हैड एक्चुअली चेक द प्रोस्पेक्टस। टेलीफोन नंबर देखा, उस टेलीफोन नंबर पे कॉल किया, बोला अच्छा ऐसे ऐसे कुछ इशू आया था कि देयर वाज सम मिसमैच, आई डोंट रिमेंबर वेरी प्रॉपरली। उस टाइम पे क्या होता था बताती हूँ, अर्लियर वाइल बिडिंग प्रॉपर फॉर्म मैन्युअली भरना पड़ता था। मतलब यू कैन इमेजिन, हम ब्रोकर के पास जाते थे, ब्रोकर से वो फॉर्म लेके आने का, फॉर्म पूरा भरने का हाथ से, फिर एक चेक साइन करने का, चेक उसको यू क्लिप से लगाने का, एंड फिर वो पूरा फॉर्म ब्रोकर के पास जाके सबमिट करने का। दैट वाज द प्रोसेस अर्लियर, एंड देयर वाज सम डिटेल मिसमैच, एंड दैट इज व्हाई मेरे अकाउंट में पैसे, मेरे अकाउंट में शेयर्स नहीं आए थे। ओके, आजकल के जमाने में ये सब करना पड़ता है क्या? तो कैसे होता है? ऑनलाइन।
अच्छा, ऑनलाइन में भी देर इज समथिंग वेरी अमेजिंग विच वी कम अक्रॉस दीज डेज, दैट इज द एसबा फैसिलिटी. सुना है किसी ने? फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं एसबा? अच्छा ओके, एक काम करते हैं बिफोर वी गो टू एसबा, बिकॉज वी हैव टू नो दिस. अगर आप पे से किसी को भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना है, इट हैज टू बी थ्रू एसबा. आप ऐसे नहीं बोल सकते आई एम नॉट टेक्नोलॉजी सेवी, आई हेट टेक्नोलॉजी. मैं आपको फॉर्म भर के देती हूँ ना, पे चेक देती हूँ ना आपको, नहीं चलेगा. यू हैव टू डू इट थ्रू एसबा, इट्स मैंडेटरी, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू अप्लाई फॉर एन आईपीओ. Okay, so we'll understand what is ASBA. Okay, before that, let us quickly write down RTA, Registrar and Transfer Agent, then we'll go in for ASBA. Registrar and Transfer Agent, RTA. They are responsible for what, tell me? Transferring the demat shares to investors account. ओके, आरटीए समझ में आ गया पक्का? अच्छा, उसी के साथ साथ एक और कंसेप्ट लिख लेते हैं, बैंकर्स टू द इशू. ओके, बैंकर टू द इशू मतलब कौन होता है? ही इज द वन जिसके पास हमने पैसा जमा करना होता है. The word itself says ना, banker to the issue, मतलब अच्छा, those who are doing CA, शायद आपने ये नाम सुना होगा, कभी कभी पढ़ाई की है लाइफ में, तो इसको बोलते हैं आप एस्क्रो अकाउंट. सुना है कभी ये एस्क्रो अकाउंट? क्या होता है ये एस्क्रो अकाउंट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. एब्सोल्युटली. अभी कैसे होता है देखो, हमारा सेविंग बैंक अकाउंट है जो सबका, इज दैट एन एस्क्रो अकाउंट? नो. व्हाई? वी डिसाइड वेयर टू स्पेंड, व्हेन टू स्पेंड, हाउ टू स्पेंड. कोई ऐसे नहीं बोल सकता हाँ तुमने इसे शॉपिंग किया, नॉट अलाउड. ऐसे मेरे सेविंग बैंक अकाउंट को कोई नहीं बोल सकता है. बट एस्क्रो अकाउंट क्या होता है? इट इज एन अकाउंट विथ अ डिफाइंड पर्पस. अब क्या होता है देखो, वेन एवर वी टॉक अबाउट आईपीओ, आईपीओ में रीजन फॉर रेजिंग द फंड्स बहुत क्लियरली मेंशन होना होता है. Why company wants to come up with an IPO? What they are going to do with the money that they receive? Okay, so जब भी escrow account open होता है, there are loads and loads of investors who are going to apply for the shares. Yes or no? ये apply करेंगे तो सब कौन से account में पैसा जमा करने वाले? They are going to deposit the money in the escrow account. ये escrow account किसी ने handle करना पड़ेगा ना, कितने पैसे आए, कितने को कहाँ पे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कौन कौन ये इसका पूरा मॉनिटरिंग करता है? बैंकर टू द इशू. बैंकर टू द इशू इज द वन हु मैनेजेस द एस्क्रो अकाउंट. बैंकर टू द इशू लिखा है? यस, नहीं लिखा है? ये लिखा है. बैंकर टू द इशू इज द वन हु मैनेजेस द एस्क्रो अकाउंट. हु मैनेजेस द एस्क्रो अकाउंट. एंड एस्क्रो अकाउंट का भी एक वन लाइनर मीनिंग लिखेंगे. व्हाट इज एन एस्क्रो अकाउंट? टेल मी. इट इज एन अकाउंट विथ अ डिफाइंड पर्पस. चलो, इज दिस ओके? अब अगर आप जाएंगे टू दिस प्रोस्पेक्टस, वी आर गोइंग टू गो टू दैट. बैंकर टू द इशू भी हो गया. नाउ लेट अस कम टू आवर साइड ऑफ द स्टोरी. वी आर अप्लाइंग फॉर एन आईपीओ. जैसे आपको अगर सेकेंडरी मार्केट
एवरीवन, जैसे अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करना है तो यू नीड 3 अकाउंट्स, बहुत बार बोला हमने, विच 3 अकाउंट्स? डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट, ये हमने ऑलरेडी बोला है। कहने से आईपीओ के लिए भी डीमैट अकाउंट तो लगेगा ही लगेगा ना, वाई? शेयर्स उसी में आएंगे ना, सो यू नीड अ डीमैट अकाउंट। टू सेल द शेयर्स रिसीव्ड फ्रॉम एन आईपीओ यू नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट। एक बार फिर से, आईपीओ में अप्लाई करने के बाद जो शेयर्स आएंगे वो स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? डीमैट अकाउंट। यही जो शेयर्स मेरे पास जो है, अगर मुझे सेल करना है तो आई नीड अ ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सेल करने के बाद पैसा जो मिलेगा वो जमा करने के लिए चाहिए सेविंग बैंक अकाउंट। सिंपल डिल यार। बट नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइमरी मार्केट, टू अप्लाई फॉर एनी आईपीओ आई नीड टू अप्लाई इट थ्रू एस्बा फैसिलिटी। ओके, एस्बा का फुल फॉर्म एक बार पहले लिखेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। एस्बा इज एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स। एस्बा का फुल फॉर्म एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स। पांच बार फोन कट के फिर भी फोन चलो, आई थॉट समथिंग रियली अर्जेंट। ओके, एस्बा, व्हाट इज एस्बा? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स। यहाँ तक ओके? सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस एस्बा। इफ यू वर टू अप्लाई फॉर एनी आईपीओ, एस्बा इज मैंडेटरी। मतलब क्या होता है, ये क्यों आया एस्बा, इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं। लाइक इफ यू रिमेंबर येस्टरडे आई हैड टोल्ड यू, पुराने स्टाइल में क्या होता था? पुराने स्टाइल में जितने ज्यादा अमाउंट के लिए आप बिड करोगे उतना आपको मिलने, शेयर्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते थे। कल बोला ना मैंने ये सब, सो नहीं रहे थे ना कोई? मैंने आपको कल एक बोला कि लोएस्ट बिड इज जनरली अराउंड 15,000 रुपीज। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जनरली अराउंड 15,000 रुपीज होता है। एचएनआई कैटेगरी में नहीं जाना है आपको, आरआईआई कैटेगरी में ही रहना है। तो व्हाट इज द हाईएस्ट रुपीज फॉर विच यू कैन बिड? एचएनआई किसके बाद चालू होता है? 2 लाख के बाद चालू होता है ना? 2 लाख। ओरिजिनल लिमिट वाज 1 लाख, नाउ रिवाइज टू 2 लाख। तो पहले ऐसे रहता था कि जितना ऊपर का बिड डालते हो, 2 लाख के आसपास का बिड अगर आप डालते हो तो चांसेस दैट यू विल गेट द शेयर वुड बी हायर। पहले जमाने में ये रहता था। लेकिन फिर हमने क्या बोला? सबका साथ सबका विकास पैटर्न आ गया। उसमें क्या बोला? हायर बिड विल गेट मोर चांसेस। ऐसे कुछ नहीं होगा, एवरीवन गेट्स एन इक्वल चांस। क्वेश्चन मिलेगा, एवरीवन विल गेट एन इक्वल पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। लॉटरी सिस्टम बोला मैंने ये कल। लॉटरी सिस्टम मतलब, लॉटरी सिस्टम मतलब क्या होता है? अब वापस वही कॉल कर रहा है इसलिए आई एम गेटिंग इरिटेटेड नाउ। लॉटरी सिस्टम में क्या होता है बोलो फटाफट। लेट अस से 1 लाख बिड्स मिल गए एंड 1 लाख में से सिर्फ 50,000 मुझे चूज करने हैं। कैसे चूज करूं मैं 50,000? लॉटरी सिस्टम, जिसका नंबर आया उसका आया, अपना टाइम आएगा, इतना ही बोलना है सिर्फ। ओके, आ गया तो मिल गया, अदरवाइज गया। ओके, और मैंने दुख कब होता है ये भी बोला आपको। दुख कब होता है? मुझे नहीं मिला बट हाँ हस्बैंड को मिल गया, सबसे दुख की घड़ी होती है। बिकॉज कंपटीशन में मैं पीछे पड़ जाती हूँ ना, फिर मेरा प्रॉफिट कम होने लगता है, राइट? ओके, एनीवेज, सो गोइंग कमिंग बैक टू द डिस्कशन, क्या होता है देखो फटाफट। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई फॉर 15,000, दैट इज ओके। बट पुराने जमाने में वी यूज टू अप्लाई फॉर ऑलमोस्ट 2 लाख रुपीज फॉर एवरी आईपीओ। अच्छा वाला आईपीओ, अच्छा वाला आईपीओ। अब होता क्या था? फॉर्म भरो, चेक भरो, चेक यूक्लिप से अटैच करो, उसको दे दो। अब अमाउंट तो डेबिट तुरंत हो जाती थी मेरे अकाउंट से। सो वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, ब्रोकर क्या करता था? ये पूरे फॉर्म्स, यू कैन इमेजिन द फिजिकल मूवमेंट ऑफ ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स, ये पूरे फॉर्म्स भर भर के कुरियर हो के किसके पास जाते थे? बैंकर टू द इशू। बैंकर टू द इशू सब ये करने वाला है ना। किसको, किसने अपॉइंट किया बैंकर टू द इशू को? कंपनी ने ही अपॉइंट किया ना, थ्रू मे बी द लीड मैनेजर्स। बैंकर टू द इशू ये सब अभी एक एक उसको चेक कर रहा है, वो डिपॉजिट कर रहा है,
एंड देख रहा है एस्क्रो अकाउंट में इतना जमा हो गया, उतना जमा हो गया, इतने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आए. दोज हु हैव लर्नड इन कॉमर्स, दिस इज नथिंग बट योर एप्लीकेशन मनी आ रहा है. पूरा पूरा पैसा आ रहा है. किधर डाल रहा है ये सब? इन देयर बैंक अकाउंट. विच बैंक अकाउंट? एस्क्रो अकाउंट में ये सब पैसा जमा हो रहा है. यहां तक भी ओके? अंडरस्टैंड फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव. मेरे अकाउंट से तो चेक इमीडिएटली नेक्स्ट डे क्लियर हो जाता है. मेरे अकाउंट से पैसा चला गया. कितना पैसा चला गया? लेट अस से अराउंड 2 लाख रुपीज डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट. एंड रफली इट यूज्ड टू बी अ प्रोसेस ऑफ 14 days जिसमें ये मुझे पता चलता था कि मुझे शेयर्स मिले हैं या नहीं मिले. एंड अगर नहीं मिले तो उसका रिफंड आएगा. यहां तक ओके? सो प्लीज टेल मी, आज मेरे अकाउंट से पैसे चले गए एंड रिफंड कब आएगा? 14 दिन के बाद रिफंड आएगा. अब कहने से दैट्स गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो. व्हाई? क्या प्रॉब्लम इसमें? लॉस ऑफ इंटरेस्ट. आप बोलेंगे मैडम क्या चिंदीगिरी कर रहे हो आप? लॉस ऑफ इंटरेस्ट इतना थोड़ी ना होगा. लेट अस अंडरस्टैंड कितना लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है. कितने के लिए अप्लाई किया था मैंने? 2 लाख रुपीज. एवरीवन विथ मी? इनटू सेविंग बैंक के ऊपर 4% इंटरेस्ट भी अगर है तो इनटू 0.04, 8,000 रुपया डिवाइडेड बाय क्या करो? 365 मल्टीप्लाइड बाय 14. 14 दिन का इंटरेस्ट जा रहा है ना मेरा, बराबर ना? 14 दिन का इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब 300 रुपीज ऐसे ही चले जा रहे हैं मेरे. दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट. मुझे शेयर्स अलॉट हुए क्या? एक भी नहीं अलॉट हुआ. सिर्फ क्या हो गया? मेरे पैसे चले गए. 14 दिन के अंदर अगर मुझे रिटर्न आ जाता है, देयर इज नो रूल फॉर इवन इंटरेस्ट पेमेंट. 14 दिन के बाद अगर मुझे पैसा आता है तो कंपनी हैज टू पे मी विथ इंटरेस्ट. बात समझ में आ रही है क्या? इज दिस अ बिग लॉस टू द इन्वेस्टर? एंड ये सिर्फ एक इशू के लिए हो गया या मेरे मल्टीपल इश्यूज के लिए यही सीन चलने वाला है? मल्टीपल इश्यूज के लिए सेम सीन चलेगा अगर मुझे बैक टू बैक अलॉटमेंट मिला ही नहीं तो. अच्छा, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर का इतना नुकसान है. नो यू कैन इमेजिन ऑल इन्वेस्टर्स पुट टुगेदर, ये अमाउंट कहां तक जाएगा? विल दैट बी अ ह्यूज अमाउंट? यस. एंड बीच में किसको पैसा मिल रहा है? हु इज अर्निंग? अच्छा, आई एम लूजिंग. हु इज अर्निंग? आई एम लूजिंग ऑन दिस मनी ना. 300 रुपए मेरा तो घाटा हो रहा है. किसको पैसा मिल रहा है? कंपनी को पैसा मिल रहा है. कंपनी इज डिपॉजिटिंग द मनी इन द एस्क्रो अकाउंट एंड विदाउट एनी रीजन 14 दिन का ये इंटरेस्ट खा रहा है. अब उनके एंगल से देखो कितना पैसा मिल रहा है उनको. ओनली ऑन इंटरेस्ट अमाउंट, दैट वुड बी अ ह्यूज अमाउंट. एंड दैट इज व्हाई देयर वर सो मेनी इन्वेस्टर्स हु कंप्लेन्ड विद सेबी एंड सेड कि ये हमारा अननेसेसरी नुकसान होता है. कम अप विद सम डिफरेंट फैसिलिटी ना, कम अप विद सम डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर दिस. व्हाट वाज द सॉल्यूशन? What was the solution? Solution is nothing but ASBA. Okay. अब ध्यान से समझते हैं ASBA ये solution कैसे है. What happens in ASBA is that whenever I apply for any IPO, this is my saving bank account. Understand? Assume करो my current balance, okay, my current balance in the saving bank account assume is 2,50,000 rupees. Okay. And assume that I bid for this IPO at 2 lakh rupees, for 2 lakh rupees basically. यहाँ तक ओके? 2 लाख रुपीज के लिए मैंने अप्लाई किया. अब क्या होता है देखो, क्या मेरे बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपीज डिडक्ट हो जाता है क्या? 2 लाख के लिए अप्लाई किया ना मैंने, विल 2 लाख रुपीज बी डिडक्टेड फ्रॉम माई अकाउंट? नाउ आंसर इज नो. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फैसिलिटी? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स. बात समझ में आ रही है क्या? एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट. अब क्या होगा? ब्लॉक्ड अमाउंट मतलब क्या होगा? दिस अमाउंट विल गेट ब्लॉक्ड, दिस अमाउंट विल गेट फ्रोजन. अमाउंट फ्रीज हो जाती है. इन सिंपल वर्ड्स, भले ही अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख है, हाउ मच इज माई डिस्पोजेबल बैलेंस? कितना यूज कर सकती हूँ बोलो? ओनली 50,000, क्योंकि 2 लाख रुपए हो गया ब्लॉक्ड, फ्रोजन. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्विकली टेल मी, अगर मैंने 80,000 का चेक रिलीज किया तो क्या हो जाएगा?
चेक बाउंस हो जाएगा, भले ही 2.5 लाख का बैलेंस है, चेक बाउंस हो जाएगा, बिकॉज अवेलेबल बैलेंस टेक्निकली इज ओनली 50,000 ना. अगर उन्होंने ब्लॉक किया तो मुझे क्या फायदा हो गया? फटाफट आंसर चाहिए. अमाउंट ब्लॉक किया, मुझे क्या फायदा हो गया एज एन इन्वेस्टर? इंटरेस्ट का जो लॉस हो रहा था वो अब इंटरेस्ट का लॉस हो गया ही नहीं. अमाउंट इज वेरी मच देयर इन माय अकाउंट ओनली, तो इंटरेस्ट लॉस का कुछ संबंध ही नहीं आता है. बात समझ में आ रही है? इज दिस अ वेरी फैंटास्टिक फैसिलिटी गिवन बाय सेबी टू अस? एब्सोल्युटली यस. एंड मैंने बोला वैसे अब तो 2.5 लाख बैलेंस मेंटेन भी नहीं करना है. क्यों? अब तो जितने छोटे बिड्स रहेंगे तो भी चलेगा. एनीवेज विच काइंड ऑफ सिस्टम इज दिस? लॉटरी सिस्टम होने वाली है. अच्छा, उसके पहले का भी एक आपको मजेदार बात बता देती हूँ. वी हैव डन दिस. अब ये क्या होता था, लोगों ने एसबा फैसिलिटी, इंडियंस आर वेरी क्रिएटिव ना, एवरीवन अग्रीज विद दिस, वी आर वेरी क्रिएटिव. तो हमने क्या करना, ये मैंने खुद किया है बाय द वे, मी एंड ऑल आवर फैमिली मेंबर्स, वी हैव डन दिस. अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनो. पहले लॉटरी सिस्टम आने से पहले, लॉटरी सिस्टम आने के पहले मैंने कल आपको बोला, इससे मैं मेरे अकाउंट से तो डालती थी सेल्फ, फिर एक हस्बैंड एक अपने अकाउंट से एक एप्लीकेशन डालता था, और 2 अकाउंट्स मैंने आपको बोले, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनके अकाउंट से भी आईपीओ के लिए एप्लीकेशन जाएगा. यहाँ तक ओके. बट नाउ यू कैन इमेजिन, सबके अकाउंट से अगर पैसा जाना है पुराने सिस्टम के हिसाब से, जहां पे लॉटरी सिस्टम नहीं है, तो टोटल अमाउंट कितना लगेगा हमारे पास सेविंग अकाउंट में? रफली अराउंड 8 lakhs इन सेविंग अकाउंट. इतना थोड़ी ना होगा. 8 लाख कौन सेविंग अकाउंट में मेंटेन करता है? कोई पागल ही होगा, मतलब जिसको 8 लाख रुपए वो सेविंग अकाउंट में मेंटेन कर रहा है. बट देन अप्लाई कैसे करेंगे फिर आईपीओ के लिए? दैट वाज अ प्रॉब्लम. अब हमने क्या किया, थोड़ा समझ लो. एफडी तो होगी ना उतने अमाउंट की. चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर स्पाउस एंड मी, चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर मोर देन 10 years. तो एफडी अगर इतने अमाउंट की भी नहीं है तो मतलब अगेन चुल्लू भर पानी में डूब मरो. ओके, सो एफडी तो पक्का होने उतना अमाउंट का. सो लेट अस टेक एफडी अमाउंट इज 10 lakhs. सिंपल एग्जांपल, एफडी अमाउंट इज 10 lakhs. अब हमने क्या किया, वी टुक एन ओडी अगेंस्ट एफडी. ओडी समझते? ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी. बैंक को सिक्योरिटी करके क्या रखा जाता है? एफडी. उसके अगेंस्ट मुझे मिलता है ओडी. ओडी मतलब क्या? ओवरड्राफ्ट. आई एम अलाउड टू ओवरड्रॉ दिस अमाउंट. ओवरड्राफ्ट कितना का मिलेगा? रफली अराउंड 75 to 80%. मान के चलो 80% का ओवरड्राफ्ट है, तो कितना मिला मुझे? 8 लाख मिला. बात समझ में आ रही है क्या? 10 लाख का तो एफडी है, एफडी के ऊपर क्या ले लिया? ओडी ले लिया. अब आजबा फैसिलिटी कहां से रूट किया? ओडी अकाउंट से. रूट द आजबा फैसिलिटी थ्रू ओडी अकाउंट, एंड वी हैव डन सो मेनी एप्लीकेशंस थ्रू ओडी अकाउंट. ओके, अब मजेदार बात क्या है देखो. हाँ, ओडी अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट कब डेबिट होता है? हु कैन टेल मी? व्हेन आई यूज द अमाउंट, तभी मुझे इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा. फटाफट बोलो, एसबा फैसिलिटी में 8 lakhs यूज हो रहा है या 8 lakhs सिर्फ फ्रीज हो रहा है? 8 lakhs सिर्फ फ्रीज हो रहा है. यूज कब होता है? जब वो डेबिट होगा तब. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. आउट ऑफ 8 lakh, out of 4 applications that we had put, assume we got 1 application. एक एप्लीकेशन के अगेंस्ट शेयर मिल गए, तो क्या होगा बोलो? 2 lakhs will be debited, एंड बाकी 6 लाख के ऊपर जो ब्लॉक हुआ था, फ्रीज हुआ था, नाउ दैट विल बी अनब्लॉक्ड, दैट विल बी अनफ्रोजन. यहां तक ओके? पक्का? एक बार फिर से फटाफट, कितने का एफडी है? 10 lakhs. उसके ऊपर क्या निकाला है? ओडी. ओडी कितने का मिला? 8 lakhs. कितने एप्लीकेशंस डाले? 4. राइट? 4 एप्लीकेशंस डाले. कितने एप्लीकेशंस का सक्सेसफुली अलॉट हो गए? ओनली 1 को सक्सेसफुली अलॉट हो गया. कितने का आ गया? 2 लाख रुपीज. ओके, 2 लाख रुपीज के लिए आ गया. अब 2 लाख रुपीज डेबिट हो गए. 2 लाख रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट चालू हो जाएगा. लेकिन हम क्या करते थे? कीपिंग अ क्लोज आई. अच्छा, आज डेबिट हो गए क्या 2 lakhs? ओके, वेरी गुड. बिफोर एंड ऑफ डे ट्रांसफर द मनी फ्रॉम सेविंग अकाउंट
टू ओडी अकाउंट. 2 लाख रुपए तो है सेविंग अकाउंट में. बिफोर द एंड ऑफ द डे ट्रांसफर मनी फ्रॉम व्हाट टू व्हाट, सेविंग अकाउंट टू ओडी अकाउंट. तो ओडी अकाउंट का जो मैंने लोन लिया था वो तो चला गया, नील हो गया. कितने रुपए का इंटरेस्ट लगा? 0. एंड आई यूटिलाइज्ड 8 लाख रुपीज ऑफ द बैंक. समझ में आया कि क्या किया? किसको फायदा हो गया? इन्वेस्टर्स. किसको नुकसान हो गया? किसको नुकसान हो गया? टेक्निकली स्पीकिंग बैंक को नुकसान हो गया. क्यों? बैंक का उतना पैसा अटक गया ना. बैंक नाउ कैनॉट लेंड दिस 8 lakh to anyone else for that many number of days. बैंक का उतना पैसा तो अटक गया. सो कहने से अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया बैंक को. ऑब्वियसली यस. 8 लाख अगर ब्लॉक्ड नहीं रहते थे, दे कुड हैव गिवन इट टू समवन एल्स एज अ लोन, बट दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव अ लोन बिकॉज ये ब्लॉक हो चुका है उनका पैसा. यहां तक भी ओके. अब ये हम लीगली कर रहे थे या इलीगली कर रहे थे? 100% लीगली, क्योंकि ऐसे रूल ही नहीं था कि अजबा कांट बी टेकन अगेंस्ट ओडी. ऐसे रूल किधर है? आप भी तो अलाउ कर रहे हो, हम बस फैसिलिटी यूज कर रहे हैं. ओके, बट देन व्हाट हैपेंड वाज, किसी को तो ये ध्यान में आया, किसी बैंकर को ये ध्यान में आया, अच्छा डू यू थिंक आई वाज द ओनली वन? देयर बी लैक्स एंड लैक्स ऑफ इन्वेस्टर्स हु आर डूइंग लाइक दिस. आई गेस अगर हमारे दिमाग में ये आइडिया आ सकती है तो डेफिनेटली हमसे पहले भी बहुत लोगों के दिमाग में शायद ये आइडिया आ गया होगा. सो व्हेन अ कंप्लेंट वाज फाइल्ड विद सेबी, कोई इन्वेस्टर, 1.5 इन्वेस्टर्स ऐसे कर रहे कि हमारा ये पैसा यूज करके आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं. And after that, SEBI took out a circular stating that from now onwards, you will be allowed to apply through ASBA. I mean, you have to apply through ASBA, but only through saving bank account, not OD account. So OD account के against ASBA facility बंद कर दिया उन्होंने. Is this understood? Yes. But then at least उन्होंने और एक रिलीफ क्या दिया? रिलीफ ये दिया कि अब आपको अपर जितना हायर लिमिट के लिए आप अप्लाई करते हो उतने का कंफर्म अलॉटमेंट, ये कुछ नहीं है. एंड दैट इज व्हाई दे केम अप विथ लॉटरी सिस्टम. जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला बाय बाय. सो नाउ कैन आई पुट लोअर बिड्स एज वेल. अब मैंने जैसे बोला हम तो 15,000 का ही बिड डालते आजकल. कितने अकाउंट से? 4 अकाउंट से, 5 अकाउंट से, 6 अकाउंट से डालते हैं बेटो. टोटलिटी में 1 लाख के ऊपर भी नहीं जाता है फिर भी. एंड इफ यू स्टिल हैव 2 लाख एज अ डिस्पोजेबल अमाउंट, तो हम 30,000 के आसपास अप्लाई करेंगे पर अकाउंट. ओके, एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस ASBA concept very well. What happens is ASBA, does my account get debited or only amount gets frozen? Amount gets frozen, amount gets blocked. When will it get unblocked? When I get a notice from the company stating that shares मिले हैं या फिर नहीं मिले हैं. अगर शेयर्स मिले तो क्या हो जाएगा? उतना अमाउंट डेबिट हो जाएगा. एंड अगर शेयर्स नहीं मिले तो पूरा अमाउंट फ्रीज हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा. एकदम ओके? यस. So for ASBA, just write one liner. It is a facility through which amount does not get debited through which amount does not get debited but just gets frozen in the saving account itself. In the saving account itself. Is this okay? पक्का?
तो ह्यूज डॉक्यूमेंट्स है, प्रोसेस होने में टाइम लगा रहा है. ओके. ओके. अब इन्होंने प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा है, लेट अस अंडरस्टैंड. प्रोस्पेक्टस में दे हैव मेंशन्ड प्राइस बैंड जो है, प्राइस बैंड एवरीवन अंडरस्टैंड्स नाउ. ये प्रोस्पेक्टस में ही मैंने सर्च किया, आई जस्ट सर्च द डॉक्यूमेंट. प्राइस बैंड ऑफ मिनिमम रुपीज वॉट एवर फ्लोर प्राइस, वही बोला ना हमने, फ्लोर प्राइस, एंड द मैक्सिमम प्राइस वॉट एवर कैप प्राइस. कैप प्राइस को हमने क्या नाम बोला है, सीलिंग प्राइस. दैट इज ऑल्सो वन मोर नेम, कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस. इंक्लूडिंग रिविजन्स thereof, जितना भी अगर कुछ होगा, विल बी डिसाइडेड बाय आवर कंपनी इन कंसल्टेशन विद द लीड मैनेजर्स एंड विल बी एडवर्टाइज्ड एट लीस्ट 5 days, 5 working days prior to the bid or issue opening details in all editions of the English newspapers, all editions of the Hindi newspapers, every सब जगह पे ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हो जाएगा. सो इफ आई वर टू चेक कि एग्जैक्टली ये इशू का जो कुछ भी एडवर्टाइजमेंट होता है ये दिखता कैसे, सो विल जस्ट क्विकली ट्राई टू चेक आउट कि कोई भी कंपनी का आईपीओ रिलेटेड डिटेल्स दिखते कैसे. ओके, इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, कई सारी ऑफकोर्स बीएससी एनएससी जैसे कंपनीज तो है ही है, नो डाउट अबाउट दैट, बट ये बहुत अजीब सी साइट है, चित्तौड़गढ़. चित्तौड़गढ़ इज बाय द वे अ प्लेस इन राजस्थान, बट आई डोंट नो व्हाट इज द रेलेवेंस, बट चित्तौड़गढ़ नाम का ये वेबसाइट है जिसमें यू गेट एनी एंड एवरी डिटेल अबाउट आईपीओस. आई ऑलवेज रेफर दिस वेबसाइट. सो अगर आपको ये वेबसाइट लिख के रखना है, इसमें अपकमिंग आईपीओस के भी डिटेल्स होते हैं, कौन कौन से आईपीओस आ रहे हैं मार्केट में. ओके, चित्तौड़गढ़, CHITTOR जगह है सब, मतलब TORGARH, चित्तौड़गढ़.com. ओके, सो अज्यूम आपको कोई कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करना है एंड यू जस्ट ओपन दिस वेबसाइट चित्तौड़गढ़.com एंड आपको ये ऐसे नीचे आएगा, देखो आईपीओ डैशबोर्ड में आईपीओ लिस्ट. आईपीओ डैशबोर्ड इज द मेन पेज एंड जिसमें आपको आईपीओ लिस्ट मिल जाएगा. आईपीओ लिस्ट में से हम कहाँ पे आए, एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे आए. अब यहाँ पे आने के बाद यू कैन सी, ओहो, व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस, 1458 is the current market price. Okay. कंपनी के प्रमोटर्स कौन यहाँ पे दिया है, हैव यू ऑलरेडी सीन द प्रमोटर्स. कहाँ पे देखा था हमने, प्रोस्पेक्टस में ही आया था, बट इन्होंने और यहाँ पे दिया है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सी एकदम बेसिक चीजें विच यू मस्ट सी बिफोर इन्वेस्टिंग. ओके, थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं, व्हाट ऑल डिटेल्स डू आई हैव टू सी बिफोर आई इन्वेस्ट इन एनी कंपनी. देखो कंपनी के फाइनेंशियल्स दिए, जिसमें इफ यू रिमेंबर आई हैव गिवन यू सम वर्ड फॉर दिस एंड दिस ऑन डे 1,
टोटल रेवेन्यू एंड पीएटी, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इतना तो देखो यार. इफ यू सी टॉप लाइन कितना हो रहा है देखो 22,224 इन मार्च 12 का कितना हो गया है 86,000 इन मार्च 16 को ये लिस्ट हुआ था, 17 के स्टार्ट 16-17 फाइनेंशियल ईयर में ये लिस्ट हुआ था. ओके, सो नाउ इफ यू सी हियर 22 4s are 88, रफली कितने गुना बढ़ गया बोलो टॉप लाइन, रफली 4 times इंक्रीज इन द टॉप लाइन. लेट्स चेक अबाउट बॉटम लाइन. 600 का प्रॉफिट था, 6 4s are 24 एंड कितना हो गया है 3,000. सो रेवेन्यू तो इंक्रीज हो गया 4 times, प्रॉफिट इंक्रीज हो गया मोर देन 5 times. 6 5s are 30, 5 गुना रेवेन्यू, 5 गुना ये बॉटम लाइन बढ़ गया एंड टॉप लाइन बढ़ गया था 4 गुना. गुड साइन बैड साइन? गुड साइन, नो डाउट अबाउट दैट. अब देखो बहुत क्लियरली लिखा है ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू. ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू दिस, ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या क्या हो सकता है, लेट अस अंडरस्टैंड. सो फॉर अ कंपनी लाइक डीमार्ट, कुड इट बी ओपनिंग न्यू डीमार्ट आउटलेट्स इन डिफरेंट सिटीज? उसके लिए पैसा लगेगा, व्हाई नॉट? यस, सो दे कैन से दिस. इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ डीएलएफ, अपना कल का एग्जाम्पल, डीएलएफ के लिए व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू? वुड दे वांट टू ओपन न्यू कंस्ट्रक्शन साइट्स एट वेरियस सिटीज इन इंडिया? पॉसिबल. कैन अ कंपनी से दैट वी वांट टू रीपे लोन्स एंड इसके लिए हमको इक्विटी रेस करना है? बात समझ में आ रही है? हमको ना लोन रिपे करना है, इसके लिए आपसे पैसा चाहिए. कैन दैट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू? Well, answer is yes. Many people might think no. मुझे भी शुरुआत में ऐसे लगता था, but that is very well a possible answer. पहले ये देखते हैं, then I will tell you the reason why this could happen. क्या लिखा है देखो, net proceeds of the IPO are proposed to be used as set forth below. सबसे पहले repayment और prepayment of a portion of loans and redemption of earlier redemption of NCD. NCD full form पता है आपको? non convertible debentures. डिबेंचर इज ऑल्सो लाइक अ लोन इंस्ट्रूमेंट ओनली. तो हमको लोन रिपे करना है, हमको डिबेंचर्स रिपे करने, उसके लिए ना हमको आईपीओ से पैसा चाहिए. नंबर 1 ऑब्जेक्टिव. नंबर 2 ऑब्जेक्टिव, कंस्ट्रक्शन एंड परचेस ऑफ फिट आउट्स फॉर न्यू स्टोर्स. न्यू स्टोर्स के लिए पैसा चाहिए. तीसरा, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. Now you might feel कि इन्होंने, ये अच्छी बात है यार, इन्होंने एक तो लोन लिया है एंड लोन रिपे करने के लिए बोल रहे हैं हमको पैसे दे दो. नॉनसेंस. ऐसे कंपनी में कौन इन्वेस्ट करेगा? अगेन वी कैन इन्वेस्ट, व्हाई नॉट? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल. आई एम नॉट डूइंग वेरी हाई फंडू कैलकुलेशंस, एकदम बेसिक कैलकुलेशंस कर रही हूँ. लेट्स टेक दिस एग्जांपल. कंपनी ए की बात चल रही है. ओके, एंड इन दिस व्हाट हैपेंस इज दैट देयर, I don't know if you know this concept or not. EBITDA concept पता है क्या? EBITDA is earnings before interest, tax, depreciation and amortization. बहुत डेंजर अगर लग रहा है तो छोड़ो. रेवेन्यू, टॉप लाइन, इतना तो पता है. ओके, रेवेन्यू है. रेवेन्यू कितने का है? लेट अस से 1,000 रुपीज का रेवेन्यू है. उसके बाद है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो समझते हैं, कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा लगता है, वो है लेटस से 800 रुपीज. बचा कितना? 200 रुपीज. यहाँ तक ओके. बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में मैंने एक चीज नहीं ली है, दैट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन लोन. सो ये जो आपका आता है, दिस इज योर, इसको बोलते हैं आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट. इनकम माइनस डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो एक्सपेंस लगता है वो हटा दिया, तो क्या बचा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसको आप सीए स्टूडेंट्स EBIT करके बहुत अच्छे से पहचानते हैं. EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. दोज हु आर लिसनिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत सिंपल है ना. व्हाट इज दिस? अर्निंग. दिस इज अर्निंग. प्रॉफिट है ना, ये अर्निंग है. कौन सा वाला अर्निंग है? बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अभी तक टैक्स डिडक्ट नहीं किया, अभी तक इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया है. अब हम क्या डिडक्ट करेंगे? पहले इंटरेस्ट डिडक्ट किया जाता है. Now let us understand, interest is ₹500. Interest is ₹500.
व्हाट इज पीबीटी या फिर ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? तो कभी भी एलबीटी नहीं बोलते ना, लॉस बिफोर टैक्स को नहीं बोलता है, पीबीटी बोलते हैं. एंड वी विल राइट इट एज 300 ब्रैकेट में, इट्स माइनस. माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे. अब आप क्या बोल रहे हो? लेट अस अंडरस्टैंड. 20% ऑफ योर रेवेन्यू, 20% ऑफ योर टॉप लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है. एनालिसिस देखो ना थोड़ा सा. 20% इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज कंपेयर टू योर रेवेन्यू. अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है. 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज गुड. इंडस्ट्री में बोल रही हूं मैं आपको. 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज नॉट एट ऑल बैड. इनको प्रॉब्लम कहां पे आ रहा है? इंटरेस्ट में आ रहा है. पूरा पैसा इंटरेस्ट में ही चला जा रहा है. अदरवाइज कंपनी इज डूइंग वेल. अगर इनका लोन खत्म हो जाए ना तो कंपनी कैन टेक ऑफ रियली वेल. इसीलिए कंपनी ने क्या बोला? इंस्टेड ऑफ लोन फंडिंग लेट अस गो इन फॉर ओन फंडिंग. ओन फंडिंग कहां से उठाएंगे? थ्रू शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर से पैसा ले लिया एंड बोला कि आपसे जितना भी पैसा आएगा, व्हाट विल वी डू विद दिस? रीपे द लोन्स. अब अगले साल क्या होगा बोलो? अगले साल लेट अस टेक अ 10% ग्रोथ इन रेवेन्यू. 10% ग्रोथ इन रेवेन्यू लिया तो क्या होगा बोलो? 1100 होगा. लेट अस ऑल्सो अज्यूम 10% ग्रोथ इन एक्सपेंसेस. कितना हो गया? 880. सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा बोलो? 220. इजंट इट? इंटरेस्ट 0. प्रॉफिट बिफोर टैक्स 220. कैन आई से प्रॉफिट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गया. फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? -300 टू 220. एक ही चीज की. क्या किया? बस इंटरेस्ट पे कर दिया थ्रू इश्यू ऑफ शेयर्स. सो कैन अ कंपनी से कि हमको ना लोन इसके लिए चाहिए ताकि हम हमको शेयर्स से पैसा इसके लिए चाहिए ताकि हम लोन रीपे कर दे. सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस. मेनी पीपल फील कि ऐसे कुछ हो ही नहीं सकता आईपीओ में. इट इज वेरी मच पॉसिबल. बट व्हेन वुड यू इन्वेस्ट इन सच अ कंपनी? अब आपको और एक एग्जांपल बताती हूँ, फटाफट सुनो. अगर यहाँ पे 1800 होता था, यहाँ पे 1800 है, एंड टेल मी व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? टेल मी. न्यू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज -800. Company is coming up with an IPO and it states that we want to issue shares so that we can repay the loan. करेंगे आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट? क्यों? ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव है यार. बात समझ में आ रही है क्या? दोनों भी केसेस में इंटेंशन एक ही है, रीपेमेंट ऑफ लोन. बट हाउ डू यू डिसाइड वेदर आई शुड गो इन फॉर दिस आईपीओ और नॉट? अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव है, मेक्स नो सेंस. अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है तो डेफिनेटली मेक्स सेंस. इफ दे आर गोइंग इन पीबीटी नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट कंपोनेंट. पक्का क्लियर है क्या ये? यस. सो हमको क्या पता चला? देखो फटाफट. ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू भी पता चल गया. अब डीमार्ट के डिटेल्स भी आ गए. क्या डिटेल्स है देखो. मार्च 8 को स्टार्ट हो रहा है एंड बंद कब हो रहा है? मार्च 10 को. डू यू रिमेंबर दिस? मैंने कल भी शायद ये बोला था. ओनली 3 days के लिए ओपन रहता है कोई भी आईपीओ. एनी आईपीओ इज ओपन ओनली फॉर 3 days. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. इन 3 दिनों में ही आपको अप्लाई करना होता है. डू आई गेट टू नो कि डे 1 कितना सब्सक्राइब हो गया, डे 2 कितना सब्सक्राइब हो गया, डे 3? ये पूरा आजकल ऑनलाइन चित्तौड़गढ़ पे ही मिल जाएगा आपको. डे 1 के एंड पे कितना टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया या अभी भी अंडर सब्सक्राइब है, क्या चीज है. इशू टाइप क्या बोला है? ओहो, बुक बिल्ट इशू आईपीओ. सो अगेन अंडरस्टैंड. आपको अगर ये पता नहीं होता था कंसेप्ट तो आपको क्या लगता था? क्या टाइप का आईपीओ है भगवान जाने. बुक बिल्ट मतलब क्या? नो, व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ बुक बिल्ट? आपको डायरेक्टली प्राइस डिक्टेट किया जाएगा या हम प्राइस डिसाइड करने वाले? बुक बिल्ड में क्या होता है? हम प्राइस डिसाइड करते हैं एज इन्वेस्टर्स. सो हमको डायरेक्टली फिक्स्ड प्राइस बताया जाएगा या प्राइस बैंड बताया जाएगा? प्राइस बैंड बताया जाएगा. देखो इशू प्राइस का प्राइस बैंड दिया है. व्हाट इज द प्राइस बैंड? 295 to 299 पर इक्विटी शेयर. यहां तक बात क्लियर है? सो बेसिकली क्या हो रहा है देखो, 4 रुपए का रफली गैप है जिसमें आई कैन बिड. अब अगर आप अगेन आप बोलो, अगर आपने 295 पे अप्लाई किया, फटाफट आंसर चाहिए. आपने 295 पे अप्लाई किया, प्राइस इज फिक्स्ड एट 299, क्या होगा?
आपको एक भी शेयर नहीं मिलेगा. सो बेटर वे अप्लाई एट 299. मार्केट लॉट ये चीज क्या है? कल ही पढ़ा है मैंने. मार्केट लॉट क्या है? मिनिमम क्वांटिटी दैट यू हैव टू सब्सक्राइब. मिनिमम क्वांटिटी दैट यू हैव टू सब्सक्राइब कितना है? 50. फटाफट आंसर चाहिए. कैन यू सब्सक्राइब फॉर 100, 150, 200, 225? नो, बिकॉज मार्केट लॉट का मीनिंग होता है मिनिमम इतने शेयर्स, एंड उसके बाद आप उसके मल्टीपल्स में जा सकते हो. यू कांट गो इन ऑड लॉट्स. एकदम ओके? यस. इफ यू हैव अ कैलकुलेटर, चलो इधर ही कर देती हूँ. अब देखो 299 पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, मल्टीप्लाइड बाय, मुझे कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बोलो? 299 मल्टीप्लाइड बाय क्या करो? अरे मुझे कितना पैसा भरना है ये मुझे पता करना है. 299 मल्टीप्लाइड बाय 50 कितना आ रहा है? डू यू रिमेंबर? मैंने आपको बोला था रफली कितने के आसपास आता है? 15,000 के आसपास आता है. तो बहुत ही क्लोज हो गया 15,000 के आसपास. बात समझ में आ रही है ना आपको? सो देन आपको पता चलता है कि लिस्टिंग कहां पे होगा. लिस्टिंग विल बी एट BSE और एट BSE एंड एट NSE. दोनों जगह पे लिस्टिंग होने वाला है. फिर उसके बाद ये इंडिकेटिव डिटेल्स है. टाइम टेबल दिया है देखो इन्होंने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. टाइम टेबल भी है. अब देखो ऑफर ओपन कब हुआ है? 8 मार्च से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो. 10 मार्च तक ये खत्म हो जाएगा. फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट कब होने वाला है? 16 मार्च. इनिशियलाइजेशन ऑफ रिफंड्स 17 मार्च. रिफंड मतलब अब रिफंड होगा या अनब्लॉकिंग ऑफ ब्लॉक्ड अमाउंट्स होगा? अनब्लॉकिंग ऑफ ब्लॉक्ड अमाउंट्स होगा. कब? 17th को. अब देखो क्या हो रहा है. इन शॉर्ट अनब्लॉकिंग हो रहा है 17 तारीख को. सो आइडियली उसके T+2 क्या होगा? 17, 18, 19. बट व्हेन एम आई गेटिंग द शेयर्स? 20th को मिल रहा है, विच आर गेटिंग लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑन 21st. मैंने बोला इसे पूरा पहले जमाने में ये साइकिल 14 दिन का था. नाउ विथ मोर एंड मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स दिस साइकिल इज गेटिंग ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड. ओके. इन शॉर्ट क्या हो रहा है देखो, 21 मार्च को ये लिस्ट हो जाएगा ऑन BSE एंड ऑन NSE. ओके. उसके बाद बिडिंग डिटेल्स आते हैं. ओके. इसमें क्या है देखो, QIB क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. NII is like your नेट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. लाइक DII ना, नेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक योर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. RII रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स. सी हाउ इंपॉर्टेंट टर्म्स वी हैव लर्नड. ये सब अपने को समझ में ही नहीं आता था ना, अदरवाइज क्या चल रहा है. नाउ वी नो ऑल दीज टर्म्स वेरी वेल. अच्छा, अगर आपको याद है ये कल अपना हुआ है ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस DRHP एंड देन वी गेट एन RHP रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. बेसिकली द नेम इटसेल्फ है, इसने पहले सिर्फ ड्राफ्ट करके दिया एंड ड्राफ्ट का फाइनलाइज्ड वर्जन क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. अब भी मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस में क्या फर्क है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ टाइप ऑफ अ प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में वो गोला मिलता है आपको, प्रीमियम ऑफ कितना, दैट इज अ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. ओके. डीमार्ट का लिस्टिंग प्राइस ये वो सब कुछ दिया है, बट इफ यू चेक दिस आउट, कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया ये, कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया. QIB पोर्शन कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया? QIB पोर्शन कितना ओवर सब्सक्राइब हो गया? 144 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया. इज दिस मैडनिंग? इट्स समथिंग लाइक दिस. एक शेयर ऑफर किया है एंड 144 बिड्स है. ये उनकी कैटेगरी में हो गया है. NII कैटेगरी में 277 टाइम्स हुआ है. सो ऑलवेज प्रेफर RII कैटेगरी. इसमें कंपैरेटिवली कम ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. दिस इज जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस. RII कैटेगरी में कंपैरेटिवली कम ओवर सब्सक्रिप्शन होता है. गोइंग फॉर दिस, सो मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं. ओके. सो टोटलिटी का दिया है. फिर लिस्टिंग डे अगर आप देखेंगे, लिस्टिंग डे ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन ये भी यहाँ पे दिया है. क्या इशू प्राइस डिसाइड हो गया था? 299. ओपन प्राइस 604.
लो प्राइस 558, हाई प्राइस 650. ये भी पता है अपने को सब कुछ. ओपन, हाई, लो, क्लोज. कैंडल स्टिक में पढ़ाया था क्या उस दिन गेस्ट फैकल्टी ने? कैंडल स्टिक में उन्होंने क्या बोला था? हाउ डज अ कैंडल लुक लाइक? ऐसी एक कैंडल होती है और ऐसी एक कैंडल होती है. अच्छा, डोंट गो बाय द विड्थ. हाँ, विड्थ से होना चाहिए. विड्थ का कुछ नहीं है, वो ड्राइंग है मेरा. ओके, डू यू रिमेंबर द टर्मिनोलॉजीज? इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ द कैंडल. एंड इसको क्या बोलते हैं? शैडो ऑफ द कैंडल. वैसे ही इधर क्या होगा? अगेन बॉडी ऑफ द कैंडल एंड शैडो ऑफ द कैंडल. अच्छा, टेल मी व्हाट इज दिस प्राइस? This is the opening price. This is the closing price. Okay, this is the high price. This is the low price. ये कैंडल स्टिक उन्होंने उस दिन बताया था. ये एक दिन का डेटा है या क्या बता रही है? एक दिन का डेटा बता रही हूँ. सो इफ आई वर टू ड्रॉ अ कैंडल स्टिक फॉर दिस, आराम से बन सकती है ना. ओपन प्राइस कितना लिखूं बोलो? 604. हाई 650, लो 558. ओके, क्लोज लास्ट ट्रेडेड इज 640. इज दिस ओके? सो ये पूरा आपको यहाँ पे डिस्कशन मिला. वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम 8 करोड़ 57 लाख 28,445. वॉल्यूम का मीनिंग क्या था बाय द वे? Number of shares which changed hand during one day. एक दिन में 8,500 8.5 crores shares changed hands during one single day. So you can imagine, जो आप 11th standard में पढ़ते हो ना, register of members has to be updated by the company. करो 8,500 करोड़ एक दिन में. It is impossible. Who is the one who is keeping a track? Who is the one who is keeping a track? पूरे डीमैट अकाउंट का स्टेटमेंट किसके पास कितना है, क्या है, क्या नहीं है, ये कहीं ना कहीं डिपॉजिटरी. याद है ना? डिपॉजिटरी इज द वन हु कीप्स द फुल ट्रैक ऑफ ऑल दीज थिंग्स. यस, ओके. बीएससी एनएससी को तो ये पता होता ही होता है कि क्या है क्या नहीं है. बट आई होप आपको ये समझ में आ गया है कैसे करते हैं. पक्का क्लियर है ये? यस. सो इफ यू वांट, आई जस्ट क्विकली गो टू द होम पेज ऑफ चित्तौड़गढ़. देखना है चित्तौड़गढ़ में क्या आता है, कैसे आता है. जस्ट लास्ट 2-3 मिनट्स. यस. सो बिकॉज इफ यू वर टू अप्लाई फॉर एनी आईपीओ, दिस इज अ वेरी रिलायबल साइट है बाय द वे, कोई टेंशन नहीं है इसमें. सो दिस इज द डैशबोर्ड, मेन होम पेज ऑफ. अभी सिर्फ मैंने चित्तौड़गढ़.com इतना टाइप किया है एंड दिस इज द फर्स्ट पेज. ओके, अब ये क्या दिख रहा है देखो, करंट आईपीओस. करंट आईपीओ मेन लाइन, करंट आईपीओ एसएमई. एसएमई के बारे में हमने आज तक बात ही नहीं की है. वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. स्मॉल एंड मीडियम के लिए, छोटे कंपनीज के लिए बेसिकली अलग प्लेटफॉर्म होता है. पेनी स्टॉक्स के लिए, छोटे कंपनीज के लिए, जैसे बीएससी है, बीएससी का ही एक अलग प्लेटफॉर्म खुद का होता है. बट वी हैव नॉट डिस्कस्ड अबाउट दैट. फ्रैंकली स्पीकिंग, इवन आई हैव नॉट ट्रेडेड ऑन एसएमई प्लेटफॉर्म टिल डेट मेरे पैसे से. ओके, थोड़ा सा रिस्की है बिकॉज छोटे छोटे कंपनीज वहाँ पे लिस्टेड होते हैं. सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, करंट आईपीओ मेन लाइन. शैलेट होटल्स लिमिटेड है, जेल्प मॉक करके एक है, दिनेश करके, वट एवर. तो इन्होंने अभी ये सभी कौन कौन से करंट आईपीओ चल रहे हैं इसका एक पूरा लिस्ट दिया है. इफ यू सी स्टेटस भी दिया है, क्लोज्ड 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 क्लोज्ड. इन सिंपल वर्ड्स, अभी फिलहाल राइट नाउ देयर इज नो आईपीओ ओपन इन द मार्केट. आज अगर आपको कोई भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो ये एप्लीकेशन के लिए अलाउड है ही नहीं फिलहाल. फिर यू कैन सी आज तक जितने भी ये लेटेस्ट आईपीओ थे, देखो 31 Jan 2019 को क्लोज हो गया. वी आर इन February राइट नाउ. February में एक भी आईपीओ नहीं आया. ओके, बट शैलेट होटल्स का आईपीओ कितने ओवर टाइम सब्सक्राइब हो गया बोलो? 1.57 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है. अच्छा, अगर आपको इसकी डिटेल्स जाननी है तो आई जस्ट क्लिक ऑन दिस. क्लिक करने के बाद ये वाला पेज आ गया. बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या है, हाइलाइट्स क्या है,
Sheraton Hotels, आपने आई एम श्योर नाम नहीं सुना था, बट नाउ इफ यू चेक दिस आउट, Sheraton Hotels was the first partner in India for Marriott. ओके भाई, आज मैं बता रही थी कि अपने को मैरियट पता है, बट ये शैलेट होटल क्या है ये नहीं पता है. ओके, सो ये बेसिक डिटेल्स आ गए. नाउ इफ आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, सेम डिटेल्स ना, क्या डिटेल्स है देखो, कितना इनका रेवेन्यू ग्रोथ है. रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं बोलना चाहिए ज्यादा, क्यों? 4,670 इन 2015 एंड 2018 4,970, कुछ भी तो ग्रोथ नहीं है ज्यादा. क्या हो गया? अच्छा, वो 6 मंथ्स का है. अग्रीड अग्रीड, 6 मंथ्स का है. उन्होंने हाफ ईयर एंडेड का दिया है ये. दिस इज 31 मार्च 18. सो फिर भी just doubled from 15 to 18. And if you check out their profit after tax, अरे नहीं, profit after tax में अच्छा खासा improvement है. From -1,263 they have gone in at least +311. But 6 months के लिए देखेंगे तो 6 months के लिए I don't know why, but they are in negative again. For 6 months ended 30th September. I had not applied for this IPO. मैंने ये देखा भी नहीं है कभी. Again you get all these IPO details. Check out which type is this again. इशू टाइप कौन सा है देखो, अगेन अ बुक बिल्ट इशू. टर्म पता है अपने को अभी. देखो नाउ आई होप सबको समझ में आ गया ना कैसे चेक करते क्या होता है. कोई डाउट है इसमें? कौन सा वेबसाइट देखा मैंने? चित्तौड़गढ़.com. उधर ही आपको पूरा करंट आईपीओ, कौन कौन से अपकमिंग आईपीओ, सिर्फ क्लिक करो. क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा, खत्म. एंड यू नो ऑल द डिटेल्स. इज दिस ओके? सो आईपीओ के बारे में एज एन इन्वेस्टर मुझे जितना पता होना चाहिए था मैंने आपको पूरा पूरा बता दे दिया. सो आई होप अभी इसके बाद अगर आपको कभी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो अप्लाई कर पाएंगे खुद से. यू नो ऑल दिस टर्मिनोलॉजी. अच्छा, बुक बिल्ट इशू है, बोलो आप हवा करो थोड़ा सा सबके सामने. अगर कोई दे, अच्छा 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 बुक बिल्ट इशू है, सबको लगना चाहिए बहुत भारी आता है आपको कुछ एकदम. एंड फॉर दैट वेरी इंपॉर्टेंट इज योर रिविजन पॉइंट. नाउ for almost continuously 2 weeks we have been discussing about various concepts. I just want to have a count of कितने concepts हो गए अपने. एक बार सिर्फ नाम लेते हैं सभी concepts के, कौन कौन से concepts from day 1 till आज cover किया है. कौन कौन से concepts किए हमने? Starting from LTCG, then dividend, then face value, then top line, bottom line. ये याद आ रहा है कि नहीं ये भी बताओ. सिर्फ then नहीं कर रही हूँ मैं. हाँ, top line, bottom line, then स्टॉक स्प्लिट याद है? स्प्लिट इन द फेस वैल्यू. नेक्स्ट बोनस शेयर्स याद है ना? ये 1:3 मतलब 1:3 मतलब 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड. बोनस शेयर कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, जिसमें हमने बेसिकली प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट ये बोला था. नेक्स्ट accounts required, demat, trading and saving account. Next documents required, that was the 10th concept, right? Documents required was 10th concept. Contract note, क्या मैंने आपको पूरी contract note यहाँ पे दिखाई थी? Yes. उसके बाद T+2 rolling settlement. T में क्या होता है? ट्रेड होता है. 2 दिन के बाद एक्चुअली शेयर्स आएंगे या फिर पैसे चले जाएंगे आपके अकाउंट से. नेक्स्ट LTP, लेटेस्ट ट्रेडेड प्राइस. नेक्स्ट प्री मार्केट ओपनिंग, टाइमिंग इज फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? 9 to 9:15. Can I place an order in pre-market? When will it get executed? 9:15. Next AMO, after market order. 4:30 के बाद, 5 के बाद, तभी भी मैं ऑर्डर प्लेस कर सकती हूँ. यस, ऑर्डर प्लेस करने में कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट गैप अप, गैप डाउन एंड ऊंच. नेक्स्ट अनाउंसमेंट. अच्छा, कॉर्पोरेट एक्शंस, बेसिकली लोड्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शंस ऑल इन वन. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, जो हमने अभी भी देखा, RII, DII, ऑल दिस. नेक्स्ट क्लियरिंग हाउस. 20 हो गए क्लियरिंग हाउस पे. 20 एट क्लियरिंग हाउस. क्लियरिंग हाउस याद है क्या? आज भी इसका एक छोटा सा हल्का हल्का रिविजन हो गया ना. आईपीओ में क्लियरिंग हाउस होता है क्या? आईपीओ के टाइम पे क्लियरिंग हाउस होता है या समवन एल्स ट्रांसफर्स द शेयर्स टू माय अकाउंट? समवन एल्स ट्रांसफर्स. कौन था ये समवन एल्स? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, RTA. ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिपॉजिटरी, NSDL, CDSL. मैजिशियन ना,
Q magician converts the physical shares into electronic shares. Next, depository participant, DP, generally the broker. Next, वॉल्यूम, अभी देखा वॉल्यूम 8,500 करोड़ का वॉल्यूम था. नंबर ऑफ शेयर्स विच चेंज हैंड्स ड्यूरिंग अ डे. नेक्स्ट, ट्रेडिंग सिस्टम. ट्रेडिंग सिस्टम में हमने मेनली बुक क्या बोला था? ओपन आउटक्राई सिस्टम एंड ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम. ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स पढ़ा. कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स थे? लिमिट ऑर्डर, मार्केट प्राइस ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, कई सारे ऑर्डर्स पढ़े थे हमने. 30th कॉन्सेप्ट इधर खत्म हुआ था क्या? किसी ने नंबरिंग नहीं किया है क्या? मैंने आई जस्ट लॉस्ट काउंट. 25 के आसपास. अच्छा, एक बार बाद में आराम से ठंडे इससे अपन चेक करेंगे. बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अच्छा आगे चलेंगे, विल जस्ट काउंट इट आफ्टरवर्ड्स. हाँ, मॉडिफिकेशन कर सकते क्या ऑर्डर में? यस, व्हाई नॉट. मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर मतलब क्या? आर यू अलाउड टू एडिट द ऑर्डर? यस, व्हाई नॉट. नेक्स्ट, शॉर्ट सेल. क्या था शॉर्ट सेल? फटाफट, सेल फर्स्ट बाय लेटर, दैट वाज शॉर्ट सेल. नेक्स्ट, आईओसी. आईओसी क्या था ये बाय द वे? इमीडिएट और कैंसल. जीटीडी. जीटीडी क्या था? गुड टिल डे. आज अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है अच्छी बात है, नहीं एग्जीक्यूट हो गया इट विल गो अवे फ्रॉम द सिस्टम. गुड टिल कैंसल ये भी एक था. जीटीसी, जब तक मैं कैंसिल नहीं करती तब तक सिस्टम में रहेगा. नेक्स्ट, स्टॉप लॉस के तुम्हारा फेवरेट. स्टॉप लॉस मार्केट प्राइस एंड स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस. ओके, उसमें और एक कंसेप्ट था ट्रिगर प्राइस. इफ यू रिमेंबर, ट्रिगर प्राइस पे क्या हो जाता है? ऑर्डर एक्टिव हो जाता है, उसके बाद द प्राइस विल बी एग्जीक्यूटेड. शेयर ऑक्शन. क्या हो गया शेयर ऑक्शन में? शॉर्ट सेल तो किया था बट कवर करना भूल गई, या फिर मिला ही नहीं चांस, या फिर दूसरे अकाउंट में था. आईईपीएफ. व्हाट इज आईपीएफ? इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सर्किट ब्रेकर. सर्किट फिल्टर, सर्किट ब्रेकर. सिंपल वर्ड क्या था? बैरिकेड्स. जनरली 3 टाइप्स ऑफ सर्किट फिल्टर्स, 5%, 10%, 20%. ओके, कौन से केसेस में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगता ही नहीं है? एफ एंड ओ में नहीं लगता, या फिर फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग. अभी अभी देखा ना डीमार्ट के लिए 299 का 600 तक चला गया था ना, फर्स्ट डे ऑफ लिस्टिंग. देयर इज नो अपर ब्रेकर. ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट, मार्केट वाइड सर्किट ब्रेकर था, जिसमें पूरा मार्केट कोई ब्रेकर लग गया. इफ यू रिमेंबर, उस दिन मैंने आपको 2008 सब प्राइम क्राइसिस क्या हुआ था वो पूरा एक्सप्लेन किया था ना. सब प्राइम क्राइसिस दैट वाज फॉर अपर सर्किट और फॉर लोअर सर्किट. कब लगा था? आई मीन सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे अपर ब्रेकर लगा या लोअर ब्रेकर लगा? लोअर ब्रेकर लगा ना, बिकॉज मार्केट वाज क्रैशिंग डाउन. सो लोअर ब्रेकर. व्हाट नेक्स्ट? मार्केट कैपिटलाइजेशन. कैसे कैलकुलेट करते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन? नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. ठीक है. रिंग ट्रेडिंग जो थोड़ा सा इलीगल था, जिसमें एक ट्रेडर दूसरे को बेचता है. अगेन दिस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग द प्राइसेस. इलीगल चीजें लेकिन ये. हाँ, ब्लॉक डील. क्या होता है ब्लॉक डील में? एक बल्क नंबर ऑफ शेयर्स आर सोल्ड बाय वन पर्सन टू अदर पर्सन. एंड इसका मैंडेटरी डिस्क्लोजर देना पड़ता है. आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, बीएससी एनएससी दोनों जगह पे ब्लॉक डील्स के डिटेल्स मिल जाएंगे आपको. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बेस्ड ऑन क्वांटिटी. बेस्ड ऑन क्वांटिटी भी हमने बोला था. ऑल और नन, मिनिमम फिल, एंड वन मोर डिस्क्लोज क्वांटिटी. डू आई यूज डिस्क्लोज क्वांटिटी? नो, क्योंकि मरने के लिए 2 शेयर 3 शेयर 5 शेयर इतने होते हैं. डिस्क्लोज क्वांटिटी कौन यूज करेगा? बहुत बड़े ऑर्डर्स है जिनके, वो डिस्क्लोज क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. इज दिस ओके? हाँ. बिड आस्क स्प्रेड. क्या था बिड आस्क स्प्रेड? डिफरेंस बिटवीन बाय प्राइस एंड सेलिंग प्राइस. बेस्ट बाइंग प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस, इसका डिफरेंस वाज बिड आस्क. नेक्स्ट, मार्केट इंडाइसेस. कौन से 2 मेजर मार्केट इंडाइसेस? निफ्टी एंड सेंसेक्स. निफ्टी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस 50 एंड सेंसेक्स इज सेंसिटिविटी इंडेक्स. निफ्टी में कितने रहते हैं? 50. सेंसेक्स में कितने रहते हैं? 30. ओके, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन पे होता है या फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है निफ्टी सेंसेक्स के लिए. फ्री फ्लोट मतलब एक्सक्लूडिंग द शेयर्स विच आर हेल्ड बैक बाय द प्रमोटर्स.
याद है ना आपको, प्रमोटर सिर्फ अपने पास रखते हैं, फ्रीली फ्लोट अलाउड नहीं करते वो. तो व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग निफ्टी, व्हेन आई एम कैलकुलेटिंग सेंसेक्स, ये सिर्फ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक किया जाता है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी सेड, हाउ टू कैलकुलेट सेंसेक्स, हाउ टू कैलकुलेट निफ्टी, हाउ हैड वी प्रोग्रेस्ड. अज्यूम एक ही शेयर है, फिर अज्यूम 2 ही शेयर है, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू 50. इन सिंपल वर्ड्स अगर मैंने आपको बोला निफ्टी इज अप बाय 3%, मतलब क्या हुआ है, जितने शेयर्स निफ्टी में है उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 3% से ऊपर गया है. याद है वो कंसेप्ट? यस. उसके बाद कौन सा क्या, प्रमोटर्स प्लेजिंग देयर शेयर. अच्छी बात है बुरी बात? बुरी बात है. प्रमोटर्स आर प्लेजिंग देयर ओन शेयर्स, पैसा रेस करने के लिए अपने ही शेयर्स गिरवी रख रहे हैं. नॉट अ गुड साइन. सेक्टोरल इंडाइसेस क्या था ये, बीएससी आईटी या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी, निफ्टी मेटल्स, ओनली ट्रैकिंग अ स्पेसिफिक सेक्टर. नेक्स्ट, लॉट साइज. अभी अभी डिस्कस भी किया था, डीमार्ट के लिए लॉट साइज कितना था, 50 मिनिमम विच यू हैव टू बाय और इन मल्टीपल्स देयरऑफ, दैट वाज द लॉट साइज कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट्स में आईपीओ एंड ओएफएस. ओएफएस क्या था, ऑफर फॉर सेल. व्हाट इज द डिफरेंस ओएफएस वर्सेस आईपीओ? ओएफएस में प्रमोटर अपने शेयर बेचता है एंड आईपीओ में नए शेयर्स पैदा होते हैं एंड उसको इशू किया जाता है. ओके, व्हाट नेक्स्ट, एफपीओ. एफपीओ क्या था, फर्दर पब्लिक ऑफर या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. नेक्स्ट, बुक वैल्यू. इफ यू रिमेंबर, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू तीनों अलग है. फेस वैल्यू कौन सी है, रिटर्न ऑन द फेस. बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, नेट वर्थ के हिसाब से. एंड इशू सॉरी मार्केट प्राइस है करंट मार्केट प्राइस, डिमांड सप्लाई के बेसिस पे. नेक्स्ट, मर्चेंट बैंकर. कौन होता है मर्चेंट बैंकर, अभी अभी पढ़ा, ऑल्सो नोन एज अ बुक रनर, लीड मैनेजर. 7 मर्चेंट बैंकर्स अभी हमने स्क्रीन पे देखे हैं. Okay, can I say he is the one who is important, who's importantly taking or primarily taking up 2 functions? Which 2 functions? Mergers, acquisitions and fundraising activity. ये जनरली मर्चेंट बैंकर्स करते हैं. पीपल लाइक यू एंड मी, हमको मर्चेंट बैंकर्स की जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, बुक बिल्डिंग इशू. कौन प्राइस डिसाइड करता है, इशूअर या इन्वेस्टर? इन्वेस्टर. इशूअर सिर्फ क्या बताता है, प्राइस बैंड बताता है. प्राइस बैंड के लोअर बैंड को क्या बोलते हैं आप, फ्लोर प्राइस. अपर बैंड को क्या बोलते हो, सीलिंग प्राइस या फिर कैप प्राइस. नेक्स्ट, प्रोस्पेक्टस. इट्स लाइक एन ऑफर डॉक्यूमेंट, पूरा इसमें इंफॉर्मेशन दिया रहता है. व्हाट नेक्स्ट, व्हाई प्राइमरी मार्केट्स. हमने वो बोला था लिक्विडिटी करने के लिए, लिक्विडिटी के लिए या फिर बेसिकली टैपिंग मोर एंड मोर पीपल ऑल अक्रॉस द कंट्री. अंडरराइटर. अगर शॉर्ट हो गया, कितना मिनिमम कितना सब्सक्रिप्शन होना है, 90%. 90% नहीं हुआ तो हु इज गोइंग टू पिच इन, अंडरराइटर. व्हाट नेक्स्ट, प्राइस बैंड. अभी बोला प्राइस डिटर्मिनेशन फॉर आईपीओ, जो हमने 90% का अभी 2 एग्जांपल्स भी लिए आज हमने. बिडिंग प्रोसेस, जो हमने बिडिंग प्रोसेस का भी पूरा डिटेल्स डिस्कस किया था. हाँ, एज आरटीए. आरटीए का मेन क्या फंडा है बोलो, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग शेयर्स इन आवर डीमैट अकाउंट. एंड आई गेस द लास्ट नहीं, हाँ, एसबा इज द लास्ट कॉन्सेप्ट ना. हाँ, बैंकर्स टू द इशू ऑफ कोर्स, जिसमें हमने एस्क्रो अकाउंट का भी आज एक मेंशन किया है. एंड लास्ट वन वाज एसबा. एसबा इज व्हाट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट्स. एंड दैट इज वेयर आई फॉर्मली डिक्लेयर the end of our first batch on basics of stock market. I hope if someone can till then quickly number it out, it was 62 concepts, around 62 concepts in a matter of 10 days. And I feel 10 दिन में भले ही 60 plus concepts हमने सीखे, तो भी I feel every single concept is properly digested. हम एक एडिशनल चीज क्या कर सकते हैं, इफ यू ऑल वांट, आई एम गिविंग यू माय व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो. इट इज 7447682586. ओके, इसके ऊपर एक ग्रुप क्रिएट करेंगे एंड इफ यू वांट आई कैन कीप ऑन गिविंग यू सम अपडेट्स अबाउट स्टॉक मार्केट. प्लीज डोंट एक्सपेक्ट
that I will give you some tips on stock market. No. But अगर कोई नया concept है या फिर कोई नया IPO आ रहा है, I can at least tell you ये IPO आ रहा है, take a decision whether to apply for it or not. Okay. Even if you need any assistance regarding opening a demat account, किसी को अगर